हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों, आज मेरे साथ फिर से हैं मेरे को ब्रांडिंग पार्टनर, चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस यूट्यूब चैनल के क्रिएटिव हेड मिस्टर विराग धूलिया। हम दोनों ने दो वीडियोस शेयर किए हैं अपने इसी वीक में, लास्ट 2-3 दिनों में, जिसमें हमने साल 2020 की सबसे बेहतरीन फिल्में और वेब सीरीज के बारे में डिस्कशन किया और सबसे घटिया फिल्में और वेब सीरीज की बैंड भी बजाई। तो ये जो दो फीचर था हमारा, इसमें हमने दोनों ने ही वो सारी मूवीज सारी सीरीज देखकर उस लिस्ट को हमने कंफर्म किया था। लेकिन क्योंकि साल 2020 काफी अनोखा था, लॉकडाउन हुआ, वायरस आया, सिनेमा घर बंद हो गए, फिल्म इंडस्ट्री रुक गई, ये सारी चीजें हुई। तो ऐसा था कि हम दोनों को ही बहुत मौका मिला बहुत सारा कंटेंट देखने का। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने बहुत जबरदस्त बिजनेस में अपने ग्रोथ देखा। ये प्लेटफॉर्म्स एक तरह से जीवन का एक शैली में घुस गए, एक जीवन की एक बोलते हैं ना एक राह बन गए। लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स रह गया, जिस वजह से भी हम लोगों ने टाइम निकाल निकाल कर ऐसी ऑलमोस्ट सारी वेब सीरीज और सारी मूवीज कवर करने की हमने पूरी कोशिश की। और उसमें से हमने पाया कि कुछ फिल्में, कुछ सीरीज ऐसी आई जिनके बारे में हम दोनों को पता ही नहीं था। वी बोथ आर रेगुलर मूवी बफ्स, हम लोग अपनी मूवीज बनाते भी हैं, चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस के विराग धुलिया अपनी फिल्में बनाते भी हैं और मैं फिल्मों के रिव्यूज करते भी रहता हूं। तो आए दिन हम लोग मूवी के कोई ना कोई कनेक्शन के साथ जुड़े रहते हैं, किसी न किसी न्यूज के थ्रू हम लोग उसको गो थ्रू करते रहते हैं, टच में रहते हैं। लेकिन ऐसी मूवीज आई, ऐसी वेब सीरीज आई जिनके बारे में कुछ पता ही नहीं था कि ये बन रही है, ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट इन्होंने लेकर आया है। और वी वर शॉक टू सी देयर इम्प्रेसिव कंटेंट। आज जो भी नाम हम इस वीडियो में लेने वाले हैं काफी ज्यादा शॉकिंग लगेंगे लोगों को। शायद बहुत लोगों ने इन फिल्मों को, इन सीरीज को आके जस्ट इग्नोर कर दिया, देखा भी नहीं होगा, लेकिन वी हैव रियली लाइक्ड इट्स कंटेंट। हाँ, ये उस लेवल का कंटेंट भी नहीं था कि हम इनको हिट्स की कैटेगरी में डालें, बिकॉज हमारी जो हिट्स की लिस्ट थी वो एक ऐसी लिस्ट थी जो ऑडियंस ने भी उसको खुली बाहों से सराहा। बहुत चली थी वो फिल्में और बहुत लोगों में वो पॉपुलैरिटी उन्होंने गेन की थी। लेकिन आज जो फिल्में, जो वेब सीरीज हम मेंशन करने वाले हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड ऑडियंस के लिए थी। अचानक से ये मूवीज आई, ये सीरीज आई और आके चली गई। जिनको, जो रेगुलर मूवी बफ है, उन्होंने ये फिल्में और ये सीरीज देखी हैं, ये कंटेंट देखा और उनको सराहा, उनको पसंद आया है। लेकिन कई लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं चला और जस्ट इन लोगों ने सिर्फ फेस वैल्यू पे देख के कई लोगों ने इन फिल्मों को, इन सीरीज को रिजेक्ट कर दिया। तो आज इसी नोट के साथ मैं और विराग अपना ये वीडियो शुरू करना चाहते हैं, टाइटल्ड स्पेशल मेंशंस ऑफ 2020। और विराग, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस लिस्ट में हमारी पहली मूवी या वेब सीरीज कौन सी है। सबसे पहले तो कुशाल, वंस अगेन थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस सेशन। एंड यस, ये सेशन बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इनमें हम कुछ ऐसे स्पेशल कंटेंट की बात कर रहे हैं जो अनएक्सपेक्टेड आया और अनएक्सपेक्टेड ही हमको अचंभित करके चला गया। और इसमें लिस्ट तो हम दोनों के पास ही है। तो पहला नाम जो मैं लेना चाहूंगा वो तो मतलब जैसा कि तुमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा, तो इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये मूवी शिरीष कुंदेर ने बनाई थी और जनरली वो कोशिश बहुत अच्छी करते हैं, बट समहाउ उनकी मूवीज आज तक इतनी सक्सेसफुल रही नहीं है। तो उन्होंने जाने मन बनाई थी, जोकर बनाई थी, जो इतनी नहीं चल पाई थी। हालांकि दोनों के कॉन्सेप्ट बहुत ही दम अलग नहीं थे। था फिल्म में। हाँ, कॉन्सेप्ट अलग थे लेकिन फिल्म फिर भी वो चल नहीं पाई थी। तो सबको लगा कि मतलब मिसिस सीरियल किलर भी मतलब जो हम जिसकी बात कर रहे हैं अभी, वो ऐसी ही होगी। लेकिन ये फिल्म बहुत ही अलग थी और पहले तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि शिरीष ने बनाई है ये मूवी। हाँ, एग्जैक्टली। दूसरी बात इसकी खास ये है कि इसमें एक बहुत ही सीरियस रोल में, संजीदा रोल में जैकलिन फर्नांडिस है, जो आज तक जनरली ग्लैमरस या ऐसे ही मतलब रोल्स करती आई हैं, जो मतलब जिसमें इतना कंटेंट के डेप्थ नहीं होता है। लेकिन इसमें ऐसा रोल था उनका कि इसके हस्बैंड को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है एक के मर्डर के केस में, सीरियल मर्डर के केस में।
और अब इसको लगता है कि इसका हस्बैंड इनोसेंट है, तो वो निकल पड़ती है अपनी तरफ से अपने पता करने, तो उसको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता उसके बारे में फिल्म है। और पूरी फिल्म जैकलिन पे ही फोकस्ड है। मनोज वाजपेयी का छोटा सा रोल था, इसका हस्बैंड का रोल मनोज वाजपेयी ने किया था। तो मुझे तो ये फिल्म बहुत अच्छी लगी थी, और मतलब बहुत ही एंगेजिंग थी। उसकी इसकी लाइटिंग, इसकी जो फ्रेम सिलेक्ट किए थे, जो लोकेशन लाए गए थे, बहुत ही सीनिक थे, बहुत ही ब्यूटीफुल थे। एंड इट वाज अ not only a visual treat, it was a cinematic treat to see that Shirish Kunder is offering us such good content. So what do you have to say about Mrs. Serial Killer? एग्जैक्टली मिसेस सीरियल किलर में पहली बार जैकलिन फर्नांडिस ने एक्टिंग की, वो भी प्रेजवर्दी। जो उसका पहला सीन है, जब फिल्म शुरू होती है, वो बैठी हुई है, एक मोनोलॉग बोल रही है, कैमरा फिर पैन होते होते पीछे जाता है, और अचानक से शी गेट्स वाइल्ड एंड शी स्टार्ट्स अटैकिंग अ गर्ल हु इज सिटिंग, हु इज लाइंग ऑन अ बेड। Yes. ये जो पूरा ट्रांजिशन था, तभी से मैं नरेशन में एब्जॉर्ब हो गया कि भैया ये क्या है। और जो पूरा बैकग्राउंड, उसके जो बैकग्राउंड में पूरी लाइटिंग थी, पूरे रेड कलर की लाइटिंग थी, जो जिस टाइप का ट्रीटमेंट बुलबुल में भी था। Yes. वैसे सीन के साथ शुरू करना, और फिर आगे जाके फिल्म को और अलग नोट पर लेके जाना, ये मैंने लिटरली शिरीष कुंदर से एक्सपेक्ट नहीं किया था। और जैकलिन फर्नांडिस से एक्टिंग तो मैं कभी जिंदगी में एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता, लेकिन इस मूवी में वो बंदी ने एक्टिंग करके दिखाई। इस मूवी को देखने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक सोल रीजन ये था कि भले ही मनोज बाजपेयी इस फिल्म में 2 सीन के लिए रहे हों, आई रिस्पेक्ट दैट गाय, रिस्पेक्ट दैट एक्टर सो मच, कि मुझे उनके ऊपर एक ट्रस्ट रहता है कि ये कोई भी फिल्म ऐसे साइन नहीं करेंगे, इसमें कुछ तो होगा देखने लायक, कुछ तो होगा। बिल्कुल आज बिल्कुल। मनोज सर खुद एक प्रोड्यूसर हो गए हैं, इतने साल उन्होंने इंडस्ट्री में निकाल दी। आज उनका वो वाला टाइम नहीं रह गया जब वो दिल पे मत तिले यार और घात जैसी फिल्में करते थे जस्ट टू अर्न मनी। तो वो वाली बात तो आज रह नहीं गई। तो आज मनोज बाजपेयी जो भी कंटेंट करते हैं, तो मुझे यही था कि अरे भले ये बंदा मुझे 2 सीन के लिए दिखेगा मुझे स्क्रीन पर, बट आई मस्ट वॉच दिस फिल्म। एंड आई वाज टोटली सरप्राइज्ड, आई वाज पॉजिटिवली सरप्राइज्ड। मुझे बहुत पसंद आई ये फिल्म। मैं शायद इस कंट्री का एक अकेला क्रिटिक होऊंगा जिसने इस फिल्म की तारीफ की है। लोगों ने हाँ, बहुत आई नो। डिटेस्ट किया इसको। हाँ, मुझे भी लोगों ने बोला यार तू क्या रिव्यू दिया है इसके ऊपर, और ये क्या है। मतलब भाई मेरे को पिक्चर बहुत पसंद आई है, और अगर तेरा और मेरा टेस्ट मिलता है तो तुझे भी पसंद आएगी। बिल्कुल। बहुत पसंद आई थी मुझे, और शायद मैं ही था जिसने ये इतनी तारीफ की थी इस फिल्म की। बट यस, दिस मूवी डिजर्व्स ऑल काइंड्स ऑफ प्रेजेस। पहली बार शिरीष कुंदर ने, और फिर इसमें दर्शन जरीवाल भी थे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में, उनका भी काम बहुत अच्छा था। मनोज वाजपेयी का जो लास्ट में जो ट्रांजिशन होता है क्लाइमैक्स में, दैट आल्सो वाज सिंपली आउटस्टैंडिंग। सो ये कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड सी मूवी थी, और ये आई, और एटलीस्ट मुझे और आपको तो एटलीस्ट इंप्रेस करके चलेगी, बाकियों का मैं कुछ बोल नहीं सकता। आई वी हैव लाइक दिस मूवी अ लॉट। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्पेशल मेंशन की इसी स्पेशल शुरुआत के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और हम पहुंचते हैं एक ऐसी फिल्म जो कि अगेन रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड है। और इसके डायरेक्टर हैं, वो उनके बारे में कुछ कहना नहीं है, वो पहले ही अपना जो उनका जो फिल्म मेकिंग टैलेंट है वो बहुत दिखा चुके हैं। लेकिन बीच में उनका थोड़ा सा ऐसा फेज आ गया था जब उनकी फिल्में मतलब ऐसी चल नहीं रही थी, तो ये फिल्म में फिर से वो वापस आ गए। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म चोक्ट की, जिसके डायरेक्टर हैं अनुराग कश्यप। और इस फिल्म में थी सयामी खेर। और ये फिल्म स्पेशल इसलिए है, 2 कारणों से स्पेशल है। एक तो ये फिल्म डीमोनेटाइजेशन के अराउंड बनी है, और मेरे ख्याल से डीमोनेटाइजेशन के अराउंड और कोई फिल्म बनी नहीं है अब तक जिसने डीमोनेटाइजेशन के टॉपिक को उठाया हो और उसको पूरी तरह से स्क्रिप्ट में इंटीग्रेट करके, कि उसके अराउंड इर्द गिर्द कहानी घूमती है। तो पूरे एक तरह से पीरियड फिल्म थी, क्योंकि आई थी 2020 में, लेकिन बनी थी 2016 के टाइम की, जब डीमोनेटाइजेशन जस्ट अनाउंस हुआ था। और उस वक्त का पूरा वो माहौल क्रिएट करना, वो बैंक में वो भीड़ होना और लोगों का लाइन लगना, और कैसी मतलब अफरा तफरी मच गई थी, उस चीज को पूरा रिक्रिएट किया वो एक तरह से उस एरा को वापस से अनुराग ने। और दूसरी अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी कि वैसे तो अनुराग काफी पॉलिटिकली एक्टिव रहते हैं, और उनका हमेशा हर चीज में एक ओपिनियन रहता है, जो अच्छी बात है, किसी भी आर्टिस्टिक या क्रिएटिव बंदे का होना भी चाहिए।
लेकिन इस मूवी में उन्होंने अपने उस पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को दूर रखा, उन्होंने हमें सिर्फ एक फिल्म दिखाई without getting into his personal views about what he feels about the issues and everything, कि भैया इसका इमोशनल इम्पैक्ट क्या हुआ। एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ है, उसको वो घर चलाने की कोशिश कर रही है, तो व्हाट ऑल शी इज फेसिंग एंड ऑल। तो इसलिए मुझे ये फिल्म बहुत ही स्पेशल लगी। और एक जो खास बात इसकी ये थी कि इसका जो टाइटल है वो बहुत ही रेलेवेंट है स्क्रिप्ट के साथ और टॉपिक के साथ। जब डीमोनेटाइजेशन आया था तो हमारी इकोनॉमी चोक हो गई थी, और कैसे इसमें वो चोक्ड का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने लिया है कि सिंक में पैसे फंसे हुए हैं तो उसकी वजह से पानी चोक हो रहा है, तो वो बहुत ही मतलब ऑल थ्रू रेलेवेंस बहुत ज्यादा मुझे सही लगा। तो चोक, यस, वन ऑफ द स्पेशल मेंशंस। व्हाट डू यू थिंक? चोक्ड का देखिए ऐसा है, इसमें दो तीन चीजें हैं। चोक्ड में आपने सही कहा कि देखिए मैं ये नहीं बोल सकता, बिकॉज आई ऑल्सो रिस्पेक्ट अनुराग कश्यप अ लॉट एज अ फिल्म मेकर। जो उनका विजन है दैट अनुराग कश्यप इज हैविंग अ वेरी हैवी इन्फ्लुएंस ऑफ राम गोपाल वर्मा। राम गोपाल वर्मा जो अर्ली 90s में जिस तरह की मास्टरपीसेस बनाते थे, जो उनका विजन था, वो अनुराग का आज है। आज आप उनकी गैंग्स ऑफ वासेपुर देखिए, सेक्रेट गेम्स का सेकंड सीजन में अभी भी बोलता हूँ, जो भी मेरे साथ भिड़ने के लिए तैयार है, मैं आ सकता हूँ डिबेट टेबल पर, डिस्कशन टेबल पर। सेक्रेट गेम्स 2 वाज वे बेटर एंड वे मैच्योर्ड देन द फर्स्ट सीजन, जो अनुराग ने खुद डायरेक्ट किया था सेक्रेट गेम्स 2। ओशो का तो कुछ रेफरेंस था, ओशो का जो आश्रम था उसका कुछ रेफरेंस था, पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर ही ओशो पे काफी ज्यादा बेस्ड था, और जिस तरह का ट्रांजिशन गणेश गायतोंडे के कैरेक्टर में उन्होंने दिखाया, ये अनुराग कश्यप ही कर सकते थे। तो अनुराग के साथ जैसे आपने कहा कि उनके यहाँ कुछ फिल्में नहीं चल रही थी, ये कहना गलत है, बिकॉज आज अनुराग को सब लोग उसी बात पे जज कर रहे हैं कि उनकी बॉम्बे वेलवेट नहीं चली। इतना पैसा लगाया, इतना बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट, और वो नहीं चली, बिकॉज ये अनुराग ने खुद एक्सेप्ट किया कि जहां बड़ा पैसा लग जाता है तो उनको प्रोड्यूसर की सुननी पड़ती है, और फिर वहां पे विजन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। वो बॉम्बे वेल में कुछ और बनाना चाहते थे, ही वाज प्लानिंग टू रिक्रिएट सत्या इन द करंट टाइम्स, जो नहीं हो पाया। जब पैसा बड़ा लग गया, सामने बॉलीवुड का बादशाह खुद विलन बन के बैठा था, तो मतलब ऐसा है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। और फिर अब जब चोक उन्होंने बनाई, so Anurag is a person who has never who never loses his Midas touch. आप नो स्मोकिंग भी देखो, फिल्म घटिया थी, लेकिन उसमें भी कई चीजें थी जो काफी यूनिक थी। सो वैसे ही चोक्ड में ये डायरेक्शन की टेबल पर की चेयर पर अनुराग वापस बैठे, और सयामी खेर से, पंजाबी कुड़ी से जो मराठी एक्सेंट बुलवाया है, और जिस तरह का जो बैकग्राउंड स्कोर है इसका, जो सिंक की आवाज आती है ना एक्चुअल वाली, एग्जैक्टली आप इसको बड़े स्क्रीन पर देखिए, आपको मजा आ जाएगा। और चोक्ड में क्योंकि लोग इनके बारे में इतनी धारणा इसलिए अगेंस्ट में, अनुराग के अगेंस्ट लोग खड़े रहते हैं, बिकॉज वो एंटी मोदी है। सो टाइम एंड अगेन जब डिमोनेटाइजेशन हुआ भी था, उसी रात को अनुराग ने ट्विटर पे अपना कमेंट किया था कि भैया रात को 8 बजे ही आप आके सब क्यों बताते हैं, थोड़ा दिन में बता लेते तो थोड़ी तकलीफें आसान हो जाती। ये उनका कुछ ऐसा सिमिलर ट्वीट था। तो इसीलिए लोग उनको डिटेस्ट करने पे लगे। उनका जो भी फिल्म बनता है, जो भी कंटेंट बनता है, आपने नोटिस किया होगा एके वर्सेस एके में एक सीन है जब अनिल कपूर और अनुराग दोनों उनके माँ बाप के घर पे जा रहे होते हैं, तो वो बीच बीच में गाड़ी में बोलते हैं भाई मेरे माँ बाप के पास मत चलो, मेरा कैमरा है पीछे। वैसे ही भक्त लोग इनके अगेंस्ट पहले से ही पड़े हैं, उनको एड्रेस पता है, डायरेक्टली उन्होंने बोला है कि वैसे ही भक्त लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मेरे माँ बाप के पीछे पड़े हैं, आप वापस वहां पे लेके जा रहे हो मुझे। सो ये जो है ना, ये जो धारणा है, जो पॉलिटिकल व्यू उनका है, वो अपनी जगह है, बिकॉज ही हैज अ राइट, ही इज अ सिटीजन ऑफ ए फ्री कंट्री। एवरीबॉडी हैज अ राइट टू एंटाइटल्ड टू देयर पॉलिटिकल ओपिनियन। ट्रू। और जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, सभी की हालत खराब हुई है, वो तभी समझ में नहीं आया। और आपने इस कैरेक्टर का भी ट्रांजैक्शन देखा होगा, इसमें जो साउथ इंडियन एक्टर है, जो सयामी खेर का जो हस्बैंड का रोल करता है वो, वो जब डिमोनेटाइजेशन हो रहा है स्क्रीन पर, जब वो आ रहा था, जब पीछे अमृता सुभाष आके बोलती है पैसा गया, तब वो बोलता है बहुत अच्छा काम किया है गवर्नमेंट ने, अब देखना बड़े लोगों की बैंड बजेगी। और उसके ही कुछ दिन बाद जब वो नीचे कैरम खेलने जाता है अपने दोस्तों के पास, तभी वही स्टेटमेंट उनके दोस्त जब बोलते हैं, तो वो उनको खुन्नस में देखता है। तो वो सीन है, स्पेसिफिक सीन है, वो क्रिएट किया गया है कि देखो उसका दिमाग
कैसे चेंज हुआ। और ये अनुराग कश्यप की खासियत है कि उन्होंने सयामी खेर के कैरेक्टर को बैंक का कैशियर ही बताया है। तो ये दोनों पर्सपेक्टिव शेयर किए। बिल्कुल। एक जो जनता बाहर भीड़ में खड़ी है अपना ही पैसा लेने के लिए, पुराने जो बंद पड़ गए नोट्स उसके एक्सचेंज में पैसा लेने के लिए भीख मांगनी पड़ रही, 2-2 हजार के नोट मिल रहे थे घंटों खड़े होने के बाद भी। और एक जो कैशियर है पीछे जिसके पास पैसा ही पैसा है, वो सारा दिन पैसे गिनने काम करती है, लेकिन वो कैशियर है, उसकी सैलरी इतनी नहीं हो सकती है। तो वो दोनों साइड की प्रॉब्लम्स खुद की लाइफ में भी डालकर देख रही है, और ये मास्टरपीस बनाई और नेटफ्लिक्स को बेची गई। इसके लिए मैं अनुराग की बधाई देना चाहता हूँ। सयामी खेर की बेस्ट परफॉर्मेंस इसमें निकल के आई, और रोशन नाम था शायद उस एक्टर का। हाँ, रोशन, यस, रोशन मैथ्यूज। यस, रोशन मैथ्यूज, एग्जैक्टली। सो रोशन मैथ्यूज ने भी इसमें बहुत ही बेहतरीन काम किया था। ही इज अ वेरी गुड एक्टर फ्रॉम केरला। केरला, एग्जैक्टली। सो बहुत अच्छा काम लगा था ये फिल्म, मुझे बहुत पसंद आई थी। और इसमें एक बहुत ही वेटरन लेजेंडरी एक्टर है साउथ के, मिस्टर लिमय, उपेंद्र लिमय शायद नाम है उनका। सो बहुत ही, मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे रोल्स में उनको पहले भी देखा है, शायद पेज 3 में भी थे वो। सो बहुत अच्छी स्टारकास्ट थी, फिल्म का विजन अच्छा था। और अनुराग का पर्सनल ओपिनियन इसमें कहीं पे भी थोपा मुझे नहीं लगा। जो चीज एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली ने फेस की इस डिसीजन के बाद, वही चीज एग्जैक्टली दिखाई गई, बिना किसी लिपापोती के, बिना किसी एग्जैजरेशन के। अगर अनुराग को गुस्सा निकालना होता तो वो कैरेक्टर के साथ में थे, फ्लो के साथ में थे, एक रियलिस्टिक सिनेमा उन्होंने हमारे सामने रखा। अगर उनको कुछ बड़ा चढ़ा के दिखाना होता तो बहुत सारा स्कोप था ये दिखाने का। जैसे पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म बनाई गई जहां पे इतना महिमा मंडन किया गया, इतना बड़ा चढ़ा के दिखाया गया, वही चीज चोक्ट में डिमोनेटाइजेशन को देकर लिखाया जा सकता था, जो नहीं किया उन्होंने। ही स्टिक टू दी कपल, उनकी लाइफ कैसे चेंज हुई, उनके आसपास के लोग जो चौल में रहते हैं उनकी कैसी लाइफ चेंज हुई, उतना दिखाया। एंड द मूवी वाज वेरी गुड, वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते अभी हैं। उसके बाद लिटरली मैं अपने घर के सिंक और चोक्स सारे चेक करने लग गया कि कहीं मेरे उसमें भी पैसा ना निकल जाए। क्या पता निकल जाए। क्या पता। सही बात है, सही बात है। तो स्पेशल मेंशंस की इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए जो हमारी अगली एंट्री है वो इसलिए स्पेशल है क्योंकि मैंने ये मूवी थिएटर में देखी थी। और ये मूवी जब मैं देखने गया तो शुरू के 10 मिनट हो गए और मुझे अचानक ध्यान आया कि सीन में कोई भी कट नहीं आया है, कैमरा ज्यों का त्यों चल रहा है। तो वहां से फिर मुझे लगा कि यार ये इतना लंबा सीन उन्होंने लिया कैसे। एंड यू नो बिकॉज एज अ फिल्म मेकर आप हमेशा इन सब चीजों पर ध्यान जाता है कि भाई शॉट कितना लंबा चल रहा है, एंगल क्या लिया है वगैरह, आप ना चाहो तो भी टेक्निकल डिटेल्स पे नजर ज्यादा रहती है, पैनी नजर रहती है, चली जाती है। तो मेरा एकदम से ध्यान गया वहां पे। शुरू में तो मैं पता करने की कोशिश कर रही फिल्म है क्या, फिर देखा फिल्म का पहला कट आधे घंटे बाद आया। एंड आई वाज लाइक ये क्या फिल्म है। मैं बात कर रहा हूं, एक फिल्म आई थी 1917 के नाम से, 1917। ये एक हॉलीवुड, ये एक ब्रिटिश सिनेमा है जो कि इसके जो फिल्म मेकर हैं उनके दादाजी ने उनको वर्ल्ड वॉर 1 की एक कहानी सुनाई थी, छोटी सी कहानी थी। उसके बेसिस पे उन्होंने एक फिक्शनल अकाउंट बनाया एंड इट इज दिस मूवी इज अ फिक्शनलाइज वर्जन ओनली, बट वो इंसिडेंट बेसिस था, आधार था उनकी कहानी का। ये था कि ब्रिटेन की आर्मी फाइट कर रही थी जर्मनी से वर्ल्ड वॉर 1 में, और उनका कुछ प्लान था, उनको पर्टिकुलर फ्रंट पे आगे बढ़ना था। और इनको खबर मिलती है कि वहां पे जर्मन पहले से ट्रैप बना के बैठे हुए हैं। तो ब्रिटेन की आर्मी 2 सोल्जर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि तुम लोग भाग के जाओ और उनको इन्फॉर्म करो, क्योंकि जर्मन हमारी टेलीफोन लाइन सुन रहे हैं तो हम टेलीफोन पे रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए वो लोग भाग के जाते हैं ये बाई हैंड खबर देने कि उस फ्रंट पे आगे मत बढ़ो। तो उस पूरी जर्नी पे ये फिल्म बनी है कि वो जब वो चिट्ठी लेके जाते हैं तो उनको रास्ते में भी बहुत से एरिया आते हैं जहाँ पे जर्मन का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो उनको उनसे बचना है, जर्मन वो मार देंगे उनको। तो वो पूरे प्लानिंग और स्ट्रेटेजी उसमें दिखाई है। और इस 2 घंटे के फिल्म में सिर्फ 4 बार कट लिया गया है, आधे आधे घंटे के लंबे लंबे शॉट लिए गए हैं। और आप YouTube पे भी इसके मेकिंग के वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसकी जो टीम है पूरी की पूरी,
इन्होंने कितनी मेहनत करके ये लंबे लंबे सीन्स कोरियोग्राफ किए हैं, उन्होंने पूरे लंबे लंबे सीन्स रेडी करके रखे हैं, 3 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच रेडी करके रखा है, लाशें बिछा के, टूटे हुए बिल्डिंग खंडर बिठा बिछा के कि भैया यहाँ से गुजरते हुए जाएंगे तो कैमरा पूरा गुजर जाएगा, तो टाइम मिलेगा नहीं उनको सेट खड़ा करने का, वो कैमरा तो रोकना नहीं है। तो दैट वे, एंड the cinematographer of this film is a legendary cinematographer, उनका body of work glorious है, and he is 86. Oh. And he is extremely fit and he is running with the camera. There are videos of him running. Of course, assistants भी होते हैं, but at certain crucial shots he is taken himself. And it is amazingly shot movie. और आप जब इस फिल्म को देखोगे, स्पेशली थिएटर में देखोगे, आपको लगेगा आप उन सोल्जर्स के साथ साथ जा रहे हो, आपको ऐसी फीलिंग आएगी। तो इसी वजह से ये स्पेशल मेंशन में है 1917। I was amazed, I was mind blown. एग्जैक्टली मैंने भी ये मूवी मल्टीप्लेक्स में ही देखी थी और मुझे भी बहुत मजा आया था। खैर इतनी डिटेल में तो मैंने भी नहीं देखी, बिकॉज वो आप फिल्म मेकर पर्सपेक्टिव आप शेयर कर सकते हैं, बट ये चीज मैंने सीरियसली नोटिस नहीं की थी कि यार 10 मिनट तक कट ही नहीं आ रहा है या आधे घंटे तक एक ही शॉट चले जा रहा है, बिकॉज आई वॉज टोटली एनग्रोस्ड इनटू दी मूवी। फिल्म चले जा रही है और बाजू में जो ब्लास्ट हो रहे हैं, ये आदमी कूद कूद के पहुंच रहा है, एंड इट्स अ रियल स्टोरी। एक आदमी का संघर्ष, एक आदमी को खाली एक ही काम है, मैसेज पहुंचाना। तब तो वही वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कोई टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल वगैरह तो कुछ था ही नहीं। सो उसमें जो ह्यूमन इंटरेक्शन था, एक मैसेज वहां तक पहुंचाना ताकि वो वॉर रुक जाए, जो आगे का जो काम है, जो कमांडरों तक गलत इंफॉर्मेशन पहुंची वो चीज रुक जाए, लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की जान बच जाए। ये चीज जो काम किया उस बंदे ने, और जिस ऑनेस्टी के साथ, सी दैट इज द रीजन वी इंडियंस आर स्टिल बिलोंगिंग टू अ डेवलपिंग कंट्री। जो डेवलप्ड कंट्रीज में वो लोग अपना काम को छोटा बड़ा कुछ नहीं समझते। अगर वो आदमी ड्राइवर है तो वो आदमी ईमानदारी से ड्राइवर ही करेगा, वो वॉचमैन है तो ईमानदारी से वॉचमैन ही करेगा। तो ये चीज है जो यहाँ पे ही वॉज ओनली द कन्वेयर, बिल्कुल लाइक अ पिजन, ही वॉज ओनली द कन्वेयर। उसका कोई, वो बहुत ही लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव था आर्मी में, एक बहुत ही छोटे रैंक का जवान था, लेकिन वो आदमी सिर्फ अपने काम से जो नाम कर गया और उसके ऊपर पूरी मूवी बन गई उसकी डेथ के बाद। सो ये एक बात होती है, एक जज्बा होता है, वो तो ही आप इतना बड़ा काम कर सकते हैं, अदरवाइज तो सबके पास नहीं, तो उनका एक्सक्यूजेस ना, नहीं। उनका लोएस्ट लेवल पे ऑनेस्टी होता है कि भैया एकदम मतलब लोएस्ट लेवल पे ऑनेस्टी रखो, वो अपने आप बढ़ के हायर लेवल तक पहुंच जाएगी, मतलब पहुंच जाएगी एग्जैक्टली। और ये फिल्म मेरे को बेहद पसंद आई थी, बहुत ही यूनिक फिल्म थी, और मजा आ गया यार, ये फिल्म देखकर मजा आ गया। अभी मैं देख सकता हूँ, ये सोनी लिव पर है ये फिल्म, तो इट हैज अ रिपीट वैल्यू, मजा आता है इट हैज ए रिपीट वैल्यू, इट हैज ए रिपीट वैल्यू, बिल्कुल। तो ये था 1917। अब हम आगे बढ़ते हैं एक ऐसी फिल्म, इनकी तो हम फिल्में देख देख के बड़े हुए हैं, और इनकी 1992 में एक फिल्म आई थी खलनायक। उसके बाद इन्होंने ऐसा उधम मचाया सिनेमा में, एक्टिंग में, परफॉर्मेंस में, कि एक के बाद एक इन्होंने हिट दी। और अब बहुत टाइम बाद वापस से इनको एक बहुत ही अच्छे रोल में हमने देखा। मैं बात कर रहा हूं संजय दत्त स्टारिंग तोरबाज की। ये फिल्म इसलिए स्पेशल मेंशन में है बिकॉज मेरा जो मानना है वो ये है कि इसका जो प्लॉट आइडिया है वो बहुत ही यूनिक है, कि अफगानिस्तान में जंग छिड़ी हुई है, एक तरफ रशिया घुसा हुआ है, एक तरफ यूएस घुसा हुआ है, और वो दोनों सुपर पावर जो है वहां के लोगों को अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, और ऊपर से वहां के उनके अपने इंसर्जेंसी एक खड़ी हो गई है तालिबान के फॉर्म में, एंड इन सब के बीच में पिस रही है वहां की जनता, और वो बेचारे रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं। और उन रेफ्यूजी कैंप से ये तालिबान बच्चों को रिक्रूट करके उनको सुसाइड बॉम्बर बना रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश करके, और उनको मतलब वो एक छोटी 9-10 साल की उम्र में अपने आप को उड़ा दे रहे हैं। तो संजय दत्त का रोल ये है कि वो ऐसे ही एक कैंप में पहुंचते हैं, एक पर्सनल हिस्ट्री के साथ, पर्सनल लॉस की हिस्ट्री के साथ, और वो एक क्रिकेट कोचिंग कैंप खोलते हैं जहां पे रेफ्यूजी कैंप के बच्चे क्रिकेट खेल के जिंदगी में एक देख सके कि भाई जिंदगी में वॉर एंड बॉम्बिंग के अलावा कुछ होपफुल है, कुछ ब्राइट है, और उनको लगे कि हाँ कुछ करने लायक है जिंदगी में। और आज देखिए अफगानिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, और उनमें से बहुत से प्लेयर्स हैं जो एक्चुअली रेफ्यूजी कैंप से आए हुए हैं। तो इस फिल्म का ये रियलिस्टिक कनेक्शन भी है। तो एक बहुत ही
यूनिक तरीके से गिरीश मल्लिक ने ये फिल्म बनाई है और वो बहुत ही अच्छी कहानी लेके आए हैं हमारे पास में। और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कहानी को दिखाया है, बहुत ही इमोशनल तरीके से। कई सारे सीन्स थे जहां पे आप टच कर जाते हो, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं आप जब उन बच्चों को देखते हो। और वो छोटा सा जो बच्चा था उसमें, कितना एनर्जेटिक था वो, हर बात पे एग्जैक्टली। उछलता रहता था वो। हाँ। तो वो मतलब उसके अंदर एक मासूमियत है, तो वो निकल के आ रही है। तो मुझे इस हिसाब से ये फिल्म बहुत अच्छी लगी। और खास करके जो तुमने अपने रिव्यू में भी हाईलाइट किया था कि क्रिकेट का जो वो मैच होता है, जो फाइनल मैच, और उसका जो एग्जीक्यूशन किया गया है, जिस तरह से दिखाया गया है, ऐसा बहुत कम फिल्मों में हमने देखा है कि दोनों साइड का एग्जैक्टली। संतुलित एक मैच चल रहा हो जो आपको बांध के रखे। आधे घंटे का क्रिकेट मैच का सीक्वेंस है पूरा। तो इन सभी एस्पेक्ट से अगर हम देखें, और ऊपर से संजय दत्त, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है हमें। वो ऐसा परफॉर्म करके गए हैं कि मतलब ही हैज कंप्लीट, आपको लगता है कि वो क्रिकेट कोच ही है जो वाकई में चाहते हैं जो बच्चों की जिंदगी सुधर जाए। आप भूल जाते हो कि आप संजय को देख रहे हो। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। ये फिल्म लिटरली मैं बोलूं, जब इसका ट्रेलर आया, आई वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग इट। बहुत हम्म। प्रेडिक्टेबल लगी और मुझे लगा कि यार वही लास्ट में जाके बच्चे जीतेंगे ही और ये हम्म। होगा ही, जैसा जनरली रूटीन बॉलीवुड मूवीज में, कन्वेंशनल ड्रामास में होता है, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड फिल्में बनती है। इनफैक्ट छलांग तक ये चीज कंटिन्यू की गई है इस साल। सो हाँ। ये जो था, मेरे को जीरो एक्सपेक्टेशन थी इस फिल्म से। बट सिंस मुझे रिव्यू करना था, मैंने इसको देखना चालू किया एंड आई वाज टोटली शॉक्ड। मेरे कई सारे सीन्स में मेरे आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद मैंने देखा यार, अफगानिस्तान टीम पर मैंने रिसर्च किया। आई एम नॉट अ क्रिकेट, सरप्राइजिंगली हम्म। मैं बॉय होके क्रिकेट में मेरे को जीरो इंटरेस्ट है। मुझे सिर्फ विराट कोहली पता है, वो भी अनुष्का का हस्बैंड है इसीलिए। सो सो ये इसका बॉलीवुड कनेक्ट है इसलिए मुझे पता है। तो क्रिकेट का मैं देखा यार, ये अफगानिस्तान टीम का मैंने थोड़ा फिर रिसर्च किया, बोला यार ये लोग तो अच्छा कर रहे हैं। एंड देन इट इज बीन मेंशन्ड एवरीवेयर दैट मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स इन द अफगानिस्तान नेशनल टीम आर मिलिटेंट्स और एक्स हाँ। मिलिटेंट्स। वहां से हाँ। उनको निकालकर, रिफ्यूजी कैंप से निकालकर, ये बॉम्बिंग कैंप्स और ट्रेनिंग कैंप से निकालकर, जिहादी लोगों के कैंप से निकालकर उनको एक जीवन में मकसद दिया गया। और वो लोग यहाँ पे बेचारे इतने पैशन के साथ इतना बड़ा नाम कमा रहे हैं वर्ल्ड वाइड। ये एक सराहनीय एफर्ट है। ये फिल्म इस बिल्कुल इशू को सामने लेकर आई। अफगानिस्तान टीम कैसे फॉर्म हुई, उनके साथ वो उस टाइप के बच्चे, उस टाइप के लोग किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं, ये चीज स्पॉटलाइट में लाई गई। बिकॉज आज तक अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया जैसी जगहों से कभी भी कोई पॉजिटिव न्यूज निकल के नहीं आई। हम लोग कभी भी कोई ग्लोबल लेवल पर इनकी इकोनॉमी की बात नहीं करते, जीडीपी की बात नहीं हम्म। करते, कुछ नहीं करते। यहाँ पे सिर्फ बर्बादी मची हुई, क्योंकि इनके पास बहुत बड़े तेल रिजर्व्स है। वो जो बड़ी कंट्रीज इनके पीछे, इनके रिजर्व्स के पीछे पड़ी, जिस वजह से वो लोग यहाँ पे तबाही मचाते हैं, यहाँ की जिंदगी खराब करके रखे हुए हैं। तो हम्म। इसमें भी, तोरबाज में भी ये दोनों चीज दिखाई। जैसे वो संजय दत्त जब आते हैं वापस अफगानिस्तान पर उतर के, अब वो गाइड से पूछते कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, वहाँ का खाना बड़ा अच्छा था, उसका क्या हुआ? बोले वो रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट को तो उड़ा दिया गया बॉम्ब में। उड़ा बोला दिया। बॉम्ब में? फिर बोले कितने लोग मरे? तो बोला बस ये खाली 40-50 लोग ही मरे। तो वो संजय दत्त को ये बात का बुरा लगता है कि खाली 40-50 बोल रहा है ये। तो बोला सर अभी ये यहाँ पे तो मरते रहते, 40-50 कौन सी बड़ी बात है? हाँ। तो उस वो एक सीन था जिसने मेरे को लिटरली अंदर से हिला दिया कि यार 40-50 लोग मरना इज अ वेरी नॉर्मल थिंग इन अफगानिस्तान। वही वही। और वहां से निकलकर अगर कोई टीम नेशनल लेवल पर अपनी टीम एक तो बनाती है, प्लस वर्ल्ड लेवल पर वो अपना नाम कमाती है, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। और ये चीज के ऊपर इसको क्रक्स बनाकर ये फिल्म बनाई गई। इसके मेकर्स को मैं उनकी दाद देना चाहूंगा। और आज नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स, ओटीटीज ऐसी ही फिल्मों के लिए वरदान बने हुए हैं, जो कंटेंट अच्छा लाना चाहते हैं, बस बिकॉज ऑफ कमर्शियल रीजंस फॉर एग्जीबिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवीज इनको इश्यूज आते हैं, ये नहीं ले पाते, हम्म। तो अच्छी कहानी कहने का इनको मौका नहीं मिलता। लेकिन आज, और एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, संजय दत्त की परफॉर्मेंस तो फैंटाबुलस थी ही उसमें, लेकिन बहुत सालों बाद उसमें राहुल देव को देखा, और बहुत ही बिल्कुल बढ़िया बिल्कुल। वे में बहुत जिस ही तरह से बढ़िया। उन्होंने आतंकवादी का जो रोल किया है, और जो तरह के वो एकदम। एक्सेंट में बोले ना, जो अरबी और वो पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी मिक्स टाइप का जो उन्होंने एक्सेंट पकड़ा पठानी। है, और पठानी पठानी पठानी। एक्सेंट, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग। एकदम कन्विंसिंग, एकदम कन्विंसिंग। एकदम कन्विंसिंग, एकदम कन्विंसिंग। बहुत ही बढ़िया चॉइस थे वो इस रोल के लिए। और बहुत, और ऊपर से इन सभी के साथ टक्कर की परफॉर्मेंस दी उन बच्चों ने, जो अरे बच्चों ने क्या, वो परफॉर्मेंसेस तो दी है। मस्ती में थे, पूरी मस्ती में हाँ, थे।
नहीं, मस्ती में और जो कन्विक्शन के साथ। अरे भाई, वो आप संजय दत्त के सामने खड़े हो, उनको हम्म। ये तो पता था आप स्क्रीन पर पहली बार आए हो। ये सारे हम्म। बच्चे नहीं थे, कोई भी पुराने बैकग्राउंड कोई उनका भी, हाँ, फिल्म इंडस्ट्री सारे से नहीं था ही थे। नहीं। सबका ऑडिशन लिया गया, सबको सिलेक्ट किया गया। और जिस तरह का सिलेक्शन था, जो एंसेम्बल इन्होंने बच्चों के रूप में इन्होंने लाया, हर एक बच्चा कॉन्फिडेंट था, कहीं पे भी डगमगाया नहीं। ये तो बच्चे लोग जनरली बोलते हैं ना, उनको एकदम रिडंडेंट सा साइड कैरेक्टर वाला रोल देते हैं, जहाँ पे थोड़े बहुत उन्होंने अच्छे अच्छे क्यूट से डायलॉग बोल दिए और बात इसकी खत्म तो, हो गई। इस इसकी फिल्म के पूरी तो हीरो फिल्म ही का बच्चे थे। दारोमदार बच्चे थे, पूरी फिल्म का दारोमदार उनके छोटे और एकदम। मजबूत कंधों पर था, और हर एक बच्चे ने सेल थ्रू किया। ये मूवी बहुत अच्छी है, इसको जरूर देखना चाहिए। जो लोग नहीं देखे हैं फॉर एक्स वाई जेड रीजन, आई वुड स्टिल अर्ज देम, नेटफ्लिक्स प्रीमियम पर ये मूवी अवेलेबल है, इमीडिएट बेसिस पर देखिए। बहुत बढ़िया फिल्म बनाई है, एक बहुत ही प्योर हार्ट के साथ ये फिल्म बनाई गई है। बिल्कुल बिल्कुल। टोटली अ स्टोरी ऑफ होप एंड रिडेम्पशन। एंड इसी के एग्जैक्टली। साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अब हम बात करेंगे एक ऐसे फिल्म की जो कि पूरी तरह से हकदार है स्पेशल मेंशन के लिस्ट में होने की, इसकी स्पेशल टॉपिक की वजह से। ये फिल्म को भी अनुराग कश्यप ने बैक किया था, सपोर्ट किया था। एंड इसकी फिल्म जी, मेकर नहीं है, मैं नाम भूल रहा हूं अभी। आई थिंक सम अंजलि कुछ नाम था उनका। नो प्रॉब्लम। हाँ। समझ तो गया आप कौन सी फिल्म। फिल्म का नाम है कार्गो। और इस फिल्म का जो टॉपिक था वो ही मतलब इतना, मतलब कैसे सोचा, मैं तो वही सोच रहा था कि मतलब ऐसी कहानी हाँ, भी कोई सोच सकता है कि आप मर चुके हो, मरने के बाद आप जाते हो एक जगह पे जहां पे आपकी मेमोरीज को पूरा इरेज करके आपको फिर से एक नए उसमें और उस टेक्नीशियन का काम करते हैं हमारे हीरो विक्रांत मसी। और उनको उनकी एग्जैक्टली। असिस्टेंट बन के आती है श्वेता त्रिपाठी शर्मा। अनदर वेरी है ना, ऐसा कपल जिसको हम बार बार देखना चाहते हैं क्योंकि इनकी जोड़ी बहुत अच्छी जमती है, इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है दोनों की। तो वो मिर्जापुर में भी थे। हाँ, मिर्जापुर में भी थे। और इनका एक है, मतलब इनकी केमिस्ट्री में कुछ दम है। तो तो इसके लिए मुझे ये फिल्म बहुत पसंद आई थी। बहुत ही अच्छा यूनिक कॉन्सेप्ट था, किसी ने ऐसा एकदम हट के स्टोरी सोची, उस पे फिल्म बनाई। और फिल्म काफी एंगेजिंग थी, आपको देखने का मन करता है कि आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मुझे तो ये फिल्म इसलिए काफी स्पेशल लगी। और प्लस इसका जो सेट डिजाइन था, जो हाँ। स्पे सेमी स्पेसशिप काइंड ऑफ इन्होंने सेट डिजाइन किया। और जिस तरह से ये लोग ने, बोलते हैं ना, विक्रांत मैसी तो खैर बहुत ही उम्दा एक्टर है ही। वो बेचारा, मैं तो ये कहता हूँ कि वो बालिका वधू में श्याम भाई जी बन के अपना करियर और अपना टैलेंट वेस्ट कर रहा था। आज हाँ। बॉलीवुड में उसके लिए गेम चेंज हो गया है। ही इज कंसिडर्ड एज अ वेरी फाइन एक्टर। बहुत अच्छे यस। प्रोजेक्ट्स उसको मिल रहे हैं। सो अब हम्म। उस केस में कार्गो जैसी मूवी लेना, जो कि एक साइंस फिक्शन है, और हम्म। बॉलीवुड में को अगर साइंस फिक्शन बनता है, तो हम लोग ये जो मूवी बफ है सालों से, उनको ही डाउट होता है कि यार अपन पहले तो है ना मजाक उड़ाएंगे कॉन्सेप्ट्स का। एक हम्म। डिसेंट कंटेंट हम लोग ने बहुत ही कम बनाया साइंस फिक्शन मूवीज में। सो हाँ। अब इस कॉन्सेप्ट पे अगर आया, लेकिन अनुराग ने इस प्रोजेक्ट को बैक किया, तो थोड़ी उम्मीदें थी। विक्रांत था इसमें, तो थोड़ी उम्मीदें थी। श्वेता थी। तो एक ensemble अच्छा होता है ना, तो ऐसा लगता है कि यार ये लोग गलती नहीं करेंगे, और जो नहीं हुई। बहुत अच्छे वे में फिल्म बनाई, जो सेट डिजाइन किया, और एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट कि आप मरने के बाद आप चले जाएंगे, और एक ऐसा आदमी जिसका काम यही है कि आपकी पुरानी जिंदगी की सारी यादें मिटाना, और आपको एक नए अवतार में वापस धरती पे भेज देना, जो उसका आपका लेना देना, जो करस्पॉन्डेंस है, भैया उतने ही टाइम के लिए है। लेकिन हम्म। इसमें भी अगर वो इंसान किसी से इमोशनली अटैच हो गए, तो वो क्या करेगा। हम्म। और वो ऐसा इंसान है कि उसका यही काम है, रूटीन काम है। वो खुद ह्यूमन टच में नहीं है, महीनों सालों तक उसको स्पेस में रहना पड़ता है। तो उसकी वजह से उसके जीवन में जो इच्छाएं हैं, जो आइसोलेशन, सेल्फ आइसोलेशन आ गया है, तो उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या क्या पीड़ा, हम्म। कितना अकेलापन, कितनी घुटन वो झेलता है, ये भी बहुत ही बखूबी दर्शाया गया है इस फिल्म में। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट था। पहली बार बहुत। बॉलीवुड में ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया, और एक्सपेरिमेंट काफी हद तक सही बैठा। बिल्कुल बिल्कुल। नेटफ्लिक्स पर है ये और मूवी। और हाँ, और दूसरी बात ये थी कि तुमने जो सेल्फ आइसोलेशन की बात कही, सोचो ये मूवी क्वारंटाइन के टाइम पे आई थी। एग्जैक्टली। आज हम लोग का खुद के घर में बैठ के, सारा मोबाइल टीवी होने के बावजूद,
हम लोग ऐसी बोर हो हालत गए, हो गई। दिमाग खराब हो गया, ऐसी हालत हो गई कि भाई कब बाहर जाए, कब वैक्सीन आए, भाई शांति से दोस्तों से मिले, हंसी ठिठोली करे। लेकिन अब ऐसा हो गया कि अभी अगर ऐसा एक आदमी जिसका कोई नहीं है, ही इज इन हाँ स्पेस, हाँ। कुछ भी और नहीं है, वो वही रूटीन, वही और दिखा है, सुबह उनको उठता है, वो नहाता है, धोता है, खाना पीना, और वापस उसका फिक्स डब्बा है, वही खाता है और वापस सो जाता है, कुछ नहीं जिंदगी में। उसको तुमको अगर याद होगा, वो वहां पे 75 साल से था। उसका ये जो हाँ स्टिंट था वो 75 ईयर्स हाँ का था। तो मतलब उन्होंने थोड़ा हाँ सा वो साइंस फिक्शन का कॉन्सेप्ट दिखाया है कि ये लोग मतलब दे आर नॉट एग्जैक्टली ह्यूमंस, तो उनका एजिंग का कॉन्सेप्ट हाँ अलग है। तो 75 ईयर्स का उसका कुछ वहां एग्जैक्टली पे था। वो फिर वो रिटायर होके आता है, तो मतलब हाँ 75 ईयर्स तक सोचो, मतलब हमारी तो पूरी जिंदगी मतलब आपकी ऐसी ही निकल जाएगी, मतलब कि आपको उसी कमरे में रहना है और वही काम करना है रोज, वो भी मरे हाँ। और हुए लोगों एक्चुअली से देखा इंटरेक्ट जाए, करना है। हाँ एक्चुअली देखा जाए, विक्रांत मैसी एंड श्वेता त्रिपाठी वर एक्टिंग एज द एग्जीक्यूटिव्स और द असिस्टेंट्स ऑफ यस चित्रगुप्त। यस यस। तो चित्रगुप्त है जो पूरा इस चीजें चला रहा है, और उसने ये या आदमी रखे हैं, जो भी आदमी हाँ। आएगा, जो यमराज लेकर आएगा, जो हम्म। आदमी आएगा, उसका तुमको पुराने जीवन की सारी यादें उसकी मिटानी और नए जीवन में उसको भेजना है। ये तुम्हारा काम है, यू आर डूइंग द ऑपरेशनल पार्ट ऑफ चित्रगुप्त टेक्निकली। तो बिल्कुल ये जो बिल्कुल। इतना यूनिक कॉन्सेप्ट, इतना वियर्ड कॉन्सेप्ट लेकर आए ये, बहुत अच्छी लगी मूवी मुझे ये। और ऐसा एक्सपेरिमेंट आई गेस अनुराग आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। बिल्कुल। तो ये थी कार्गो। तो कार्गो के बाद हम आगे बढ़ते हैं एक ऐसी वेब सीरीज के तरफ जो कि कई कारणों से खास है। इसके खास होने का पहला कारण ये है कि इसमें लीड रोल में थे मोहम्मद जीशान आयूब। अयूब। अ सिंपल मर्डर नाम की वेब सीरीज आई थी सोनी लिव पे। और ये मोहम्मद जीशान अयूब इज अ फैंटास्टिक एक्टर। हम्म एंड उनका बहुत कम इस्तेमाल हुआ है। बहुत उनको हमेशा सेकंड लीड का या हीरो का दोस्त बना देते हैं, ऐसा रोल देते हैं। और एक उन्होंने खुद एक आर्टिकल में ही कहा था कि हमको कहा जाता है कि रोल ऐसा है जो पोस्टर में आएगा, बाद में पोस्टर में उनका चेहरा नहीं होता है, फिल्म के पोस्टर में। हम्म तो हम्म बहुत सारी चीजें हुई है जो सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पे एक नेपोटिज्म का डिबेट छिड़ा था, उसमें काफी सारे लोगों ने अपने आप को एक्सप्रेस किया था। तो उनमें से एक जीशान का भी था, और बहुत ही वैलिड हम्म पॉइंट उन्होंने रेस किया कि उनको बोल दिया था कि रोल कर लो यार, पोस्टर वाला रोल है कि फिल्म का जो पोस्टर बनेगा उसमें तुम्हारा हम्म चेहरा होगा। तो हर कोई सोचता है यार विजिबिलिटी मिलेगी, लोग देखेंगे। लेकिन जब हम्म फाइनली पोस्टर निकल के आता है तो उसमें उनको हटा दिया जाता है ऐसे एक्टर्स को। हम्म तो ये हम्म एक मतलब एक चीज है जो हमारी इंडस्ट्री में मतलब थोड़ी सी सुधरने की जरूरत है इसको। तो ऐसे में मोहम्मद जीशान आयूब जैसे कैरेक्टर को लीड रोल देना सराहनीय काम है। और माई सल्यूट टू द मेकर्स फॉर डूइंग सो, बिकॉज उसने उस रोल को इतना बखूबी निभाया है, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है कि ही डिड नॉट लेट द मेकर्स डाउन, कि यू विल नॉट हम्म रिग्रेट मेकिंग दिस डिसीजन। दूसरी जो इसकी हम्म खास बात है, मुझे कोइंसिडेंटल ड्रामा बहुत पसंद है कि कुछ हम्म कोइंसिडेंस से ऐसा कुछ ड्रामा हो गया। इसमें इन लोगों ने चूहे का इस्तेमाल किया है उस कोइंसिडेंस को हम्म कि कैसे एक चूहा अलग अलग जगह पे पहुंच जाता है, और हम्म उसके वहां होने की वजह से कहानी ऐसी बदल जाती है जो हम्म शायद नहीं बदलती चूहा नहीं होता तो। हम्म ज्यादा बोलूंगा तो स्पॉयलर्स हो जाएंगे, इसलिए ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। लेकिन ये एक चूहे हाँ वाला concept बहुत ही सही है इसमें। और दूसरी जो इसकी खास बात ये है कि इसमें काफी टाइम बाद हमने सुशांत सिंह को देखा, बहुत ही बढ़िया एक्टर है हम्म वो। और साथ में हम्म अमित सयाल थे, और उनकी वो हम्म जुगलबंदी वो होटल रूम में, बस तुम हाँ तुम, हम्म बहुत ही सही हाँ थी वो। हाँ तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी सीरीज बनाई थी। इंटरकनेक्टिंग प्लॉट्स रखे थे। एक तरफ जीशान का जो लाइफ है चल रहा है कि वो अपना बिजनेस सेटअप करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि भाई सुपारियां दी जा रही है लोगों को मारने के लिए। तो कैसे वो दोनों आपस में मिल जाते हैं प्लॉट्स, और कैसे वो जाके कन्वर्ज होते हैं, बहुत अच्छा। सिंपल बहुत मर्डर अच्छी बात थी। बिल्कुल सिंपल नहीं है कहानी, नाम रखा है सिंपल मर्डर कहानी, लेकिन आपको कहानी देखोगे तो में आपको कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, और काफी सालों बाद सुशांत सिंह को देख के अच्छा लगा इसमें। और दूसरा, जो अमित सियाल को भी इसमें बहुत जबरदस्त मौका मिला शाइन करने का। बिल्कुल मिर्जापुर में सिर्फ वो एक इंस्पेक्टर बन के रह गए, लेकिन यहाँ पे उनको फुल फ्लेश्ड रोल मिला और बहुत ही उम्दा तरीके से उन्होंने काम किया। मोहम्मद जीशान बिल्कुल अयूब ने भी अपना टैलेंट दिखाया। इस सीरीज की सिर्फ एक ही वीकनेस थी, वो थी इसकी एक्ट्रेस।
जो लीड एक्ट्रेस थी उसमें कुछ खास दम नहीं था, बहुत ही रॉन्ग चॉइस थी वो। और ये मैंने अपने रिव्यू में भी हाईलाइट किया था। और अ सिंपल मर्डर दूसरी उससे इसलिए भी अलग है क्योंकि ये, देखिए, बहुत हद तक ये मूवी, एक मूवी आई थी संकट सिटी, हाँ स्टारिंग के मेनन एंड रिमी सेन, काफी हद तक ये वेब सीरीज उस मूवी से इंस्पायर्ड है, रिलेटेड है। यस संकट सिटी में भी वो लोग पूरे टाइम मर्डर और पैसे के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बट द सिचुएशंस आर एक्सट्रीमली फनी। उनके साथ हाँ कोइंसिडेंस बेसिस में सब कुछ होते जा रहा है। तो वही हाँ चीज सिंपल मर्डर के साथ है कि इसका सिंपल मर्डर खाली है, लेकिन उसके बाद जो जो होता है, जो जो पैसे को लेके चीजें होती हैं, वो सब चीज सिचुएशन बेस्ड होती जा रही है। सो द कैरेक्टर्स आर इन अ डिफेंसिव मोड रादर देन इन एन एक्टिव मोड। वो खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, वो एक हम्म इंटेंशन के पीछे लगे और उनके साथ खाली सिचुएशंस चेंज होते जा रही है, एंड दे आर जस्ट रिएक्टिंग टू दैट, दे आर ट्राइंग टू बिल्कुल टैकल दो सिचुएशंस, दैट इज द ओनली नरेशन हियर। एंड मुझे अच्छी लगी है, इट स्टैंड्स आउट ऑफ द क्लटर। और अच्छा कंटेंट था ये, और सोनी लिव ने अगेन इस कंटेंट को बैक किया। सो इट वाज अ इंप्रेसिव वेब सीरीज, आई वुड से। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ स्पेशल मेंशंस की मेरी लिस्ट एग्जॉस्ट होती है, सो लेट अस मूव टू योर लिस्ट कुशाल। ओके, सो अभी स्पेशल मेंशंस में मेरे पास एक बहुत ही यूनिक नाम है। ज्यादा लोगों ने ये मूवी को देखा नहीं, बिकॉज अभी क्या हो गया है ना, कि मैंने देखा, ये ट्रेंड नोटिस किया है कि भट्ट कैम्प से जो भी मूवी निकलती है उसको लोग हम्म डिटेस्ट करते हैं पहले तो। आईएमडीबी पे रेटिंग हम्म कम करते हैं बिकॉज भट्ट भट्ट कैम्प की एक, बोलते हैं ना, एक छाप रहती है उनकी मूवी में। एक तो हम्म डार्क सिनेमा होता है, आउट एंड आउट रोमांटिक फिल्म खाली उन्होंने आशिकी 2 बनाई, आशिकी और आशिकी 2। बाकी हम्म सब में एक डार्क थीम होती है, कैरेक्टर्स के बैकग्राउंड्स होते हैं, एक एक बहुत ही ट्रबल्ड पास्ट होता है उनके कैरेक्टर्स का, हर एक कैरेक्टर का, एक्ट्रेस हो हम्म एक्टर हो, उस वजह से वो प्रेजेंटली कैसे रिएक्ट करता है, यही उनकी फिल्म का जो बोलते हैं ना ओवरऑल नरेशन रहता है। सो अब हम्म भट्ट साहब की मूवी है, अभी विक्रम भट्ट ने एक फिल्म बनाई थी हैक्ट इसी साल, हाँ मुझे बेहद पसंद आई वो मूवी, बेहद। हम्म मैं लिटरली थिएटर में गया था विद जीरो एक्सपेक्टेशंस, हम्म बट लिटरली जो भी ऑडियंस थी वो थिएटर में ताली और सीटी बजा रही थी, इंक्लूडिंग मी। ऐसे हम्म ऐसे चुटीले डायलॉग्स लिखे गए हैं, ऐसी ऐसी सिचुएशंस इस मूवी में क्रिएट की गई है, इतनी एंटरटेनिंग और एंगेजिंग मूवी है कि मैं क्या ही कहूँ। इसमें जो हम्म लीड एक्टर था, विवान शाह नाम था, कुछ तो शाह था वो। हाँ सो वो था, साथ में हिना खान थी, और भी लोग थे इसमें। सो ये फिल्म इतनी अच्छी थी, आई वॉज टोटली सरप्राइज ये फिल्म हम्म देखकर। कह रहे क्या बना है विक्रम भट्ट साहब का, क्या होता है कई बार फ्लुक में लग जाता है, जैसे एक उनकी कुछ साल पहले एक मूवी आई थी प्रभु देवा के साथ, प्रभु देवा एंड तमन्ना भाटिया। मूवी का नाम था कुछ एक वर्ड का था, एक घर में ये लोग रहते हैं, इट वाज अ हॉरर फ्लिक। सो मैं हाँ हाँ नाम हाँ शायद भूल हाँ रहा हूँ, ये अमावस मेरे के को आसपास कुछ रिलीज हुई थी। मुझे हाँ, फिल्म याद आ गई, टाइटल अभी याद नहीं आ रहा है टाइटल वो। मुझे भी याद नहीं आ रहा। हाँ हाँ, ही वॉज साइको, प्रभु देवा वॉज अ साइको, और वो इसके घर में घुस जाते हैं, तमन्ना भाटिया इज म्यूट, उसके ऊपर हम्म करोड़ों रुपया उसके नाम पर किया जाता है, और विक्रम भट्ट ने एक छोटा सा रोल किया था इस फिल्म में। हम्म तो उनकी ये फिल्म थी, और ये भी फिल्म बहुत अच्छी थी। खामोशी नाम था फिल्म का, अभी मुझे याद हाँ आया। हाँ 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 खामोशी, खामोशी अच्छी थी। उसके पहले 1921 उनकी बहुत अच्छी थी, अलग थी ये फिल्में, और गाने तो इनके खैर अलग हर बार अच्छे होते ही हैं। सो ये है कि कई बार उनका फ्लुक में बहुत अच्छा लग जाता है, और हैक्ट में ऐसा हुआ। हैक्ट मुझे बहुत मजा आया, गाने तो एक से बढ़कर एक, अब ना फिर से कभी मोहब्बत हो, और भी जो दो तीन गाने इसमें हैं। जो हैक्ट का जो थीम म्यूजिक है, टिंग 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 करके जो बाजू में बजता है, इट इज अ टेक्नो काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज द एंटायर मूवी इज बीन ड्रिवन बाय अ पर्सन हु इज हेविली इनटू टेक, वो हैकर है। हम्म और एक हैकर आपकी जिंदगी किस तरह से तबाह कर सकता है, बहुत ही अच्छे वे में इस फिल्म में दिखाया है। सो ये फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई, एंटरटेनिंग है। कई सारे लॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स इसमें हैं जो मैंने अपने रिव्यूज में भी हाईलाइट किए थे, लेकिन ठीक हम्म है, एक टाइम पास के लिए, एक बहुत ही अच्छा मूड बनाने के लिए अपना, ये मूवी जरूर देखी जा सकती है, हैक। अगर आपने अभी भी नहीं देखी है, किसी और ने, जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, तो एडेड ये Z5 पर अवेलेबल है, तो वहां पर आप देख सकते हैं हैक्ट। एडेड टू द वॉच लिस्ट। या वेरी गुड फिल्म, आपको देखनी चाहिए। हाँ फिर इसमें एक बहुत ही संगीन और बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही यूनिक एंट्री आती है
इस फिल्म का नाम था छपाक। सीरियस टॉपिक। वेरी सीरियस टॉपिक। आज तक इस टॉपिक पर क्राइम पेट्रोल में काफी एपिसोड्स बने, भंवर में बने, सावधान इंडिया में बने, लेकिन किसने इसको एक फीचर फिल्म बनाकर नेशनल लेवल पर इस इशू को एड्रेस करने की कोशिश नहीं की। और ये कोशिश पहली बार की मेघना गुलजार जी ने। मेघना गुलजार नाउ इज नोन फॉर मेकिंग रियलिस्टिक सिनेमा। तलवार के बाद राजी, राजी के बाद ये, उनकी एक बहुत अच्छी फिल्म थी जो सबसे पहली फिल्म थी उनकी, फिलहाल। इस फिल्म I really I really feel bad because वो फिल्म अपने टाइम से कई साल आगे थी। फिलहाल वो में अहेड ऑफ द टाइम थी, बिल्कुल। यस, फिलहाल में सरोगसी वाला कॉन्सेप्ट लिया गया था जो आज काफी ज्यादा कॉमन चीज है, यस, उस टाइम पर नहीं था। तो वो फिल्म इतनी नहीं चल पाई, लेकिन छपाक के साथ इन्होंने लिटरली मेरे आंख में आंसू ला दिए। और हैट्स ऑफ टू दीपिका पादुकोण, who is treated as a glamorous actress, who is counted among the most beautiful women of this world, and she decided to play the character of an acid attack victim, बिल्कुल जिसमें उनकी बिल्कुल। सबसे बड़ी एसेट ही उनसे छीन जाएगी, वो है उनकी खूबसूरती। एंड देखकर कितना दुख होता है फिल्म में भी, जब वो सीन आता है कि शी इज कमिंग आउट ऑफ द लाइब्रेरी इन अ वेरी हैप्पी मूड, शी लुक्स सो ब्यूटीफुल, और फिर आके उनके ऊपर वो एसिड छिड़क के जाता है, और उसके बाद जो उनकी जिंदगी हो जाती है, इट्स रियली अलार्मिंग। और जिस तरह से स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूंगा, इसमें भी विक्रांत मैसी था, और वो सीन जहां पर मतलब वो एक एसिड अटैक विक्टिम को ही वो लोग लेकर आ रहे हैं हॉस्पिटल में, और वो बोलती है कि कुछ लोगों ने मेरी जात मेरी छोटी है इसलिए मेरे ऊपर एसिड डाल दिया। तो ऐसे कई सारे अलार्मिंग इश्यूज जो इस अटैक को लेकर होते हैं, और लास्ट में जाके जो एकदम एंड फिल्म का जहाँ पे होता है कि ये लक्ष्मी की कहानी थी जिसने इतना लड़के कानून में चेंजेस तो लेकर आए, लेकिन क्या कानून वाकई में उस हद से इम्प्लीमेंट हो रहा है जिस तरह से होना चाहिए। जो लास्ट में आके वो ब्राइड बेचारी बैठी है इतनी खुश है अपनी शादी पे, और वो आके उसके ऊपर छिड़क के खाली चले जाता है, एंड देन द स्टैटिस्टिक्स आर बीन शोन ऑन द स्क्रीन। बहुत इसने इस फिल्म ने मेरे को बहुत अंदर तक हिलाया है, और बहुत मैं सोच में पड़ा रहा मल्टीप्लेक्स में बैठकर। मेरे लिटरली मुझे अपने मेल होने पर शर्म आने लग गई कि मेरे को इतना हद तक इसने बोलते ना गिल्टी कॉन्शियस कर दिया कि यार ये क्या हो रहा है, एसिड इतना इजीली मिलता है, उसको छिड़क के एक इंसान की पूरी जिंदगी उसकी आइडेंटिटी आप बर्बाद कर देते हैं। ये इशू पहली बार स्पॉटलाइट में लाया गया इतने बड़े स्केल पर। और मैं दाद देता हूँ मेघना गुलजार की, मैं दाद देता हूँ दीपिका पादुकोण की, कि इस टॉपिक पर उन लोगों ने लाया, पूरी दुनिया से लड़े वो। ये फिल्म रिलीज होने के टाइम पर ही सीए एनआरसी का इशू चल रहा था, दीपिका पादुकोण पहुंच गई थी जेएनयू में फिल्म के प्रमोशन से रिलेटेड। तो ये जो चीज है उन्होंने ये भी झेला, और प्लस इतने सेंसिटिव टॉपिक को हमारे सामने लेकर आया। बहुत ही उम्दा लगा मुझे, एंड लिटरली छपाक इज माय ऑल टाइम फेवरेट मूवी एनी गिवन टाइम। और छपाक एंड का बिजनेस इसलिए भी इफेक्ट हो क्योंकि तानाजी जैसी बड़ी रिलीज के साथ ये रिलीज हुई, और कोई भी देखो आज हमारी इंडियन ऑडियंस भी हम मानते हैं सिंस वी आर मूवी बफ्स एंड फिल्म क्रिटिक्स, हम लोग इस इंडस्ट्री में है, लेकिन जो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी कोई भी इतना दुख देखने नहीं जाएगा थिएटर में। तो आदमी सोचता सही है बात। इसके जीवन में प्रॉब्लम्स है, तो इट्स अ एटलीस्ट मैं हेवी जा रहा हूँ इट्स अ थिएटर में हेवी मूवी एंटरटेनमेंट, इट्स अ हेवी मूवी। एंड इमोशनली वेरी हैवी मूवी। एंड इस फिल्म को दीपिका ने प्रोड्यूस भी किया था, वो एज अ प्रोड्यूसर भी थी इस फिल्म में। सो यू नो शी टुक दैट रिस्क बिकॉज इट इज डेफिनेटली अ रिस्क, बिकॉज यू नेवर नो ऐसी फिल्म्स कैसी लैंड होती है, ऑडियंस कैसे रिसीव करती है इसको। इट्स अ रिस्की डिसीजन बट शी टुक द रिस्क। सेम टाइप का रिस्क लिया था ऋतिक रोशन ने जब उन्होंने सुपर 30 प्रोड्यूस की थी। लोगों ने यस, कितना मजाक उड़ाया था उनके ट्रेलर के बाद कि ये भैया बना है और ये बना है, लेकिन जब फिल्म आई तो ऋतिक ने बता ही उसने दिया कि राजा झंडे का गाड़ बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार जो होगा। हकदार। तो ये सही बात है। एक रिस्क होता है जो कैलकुलेटिव वे में लिया जाए, और अच्छे एक्टर्स और अच्छी पोटेंशियल के साथ। लिटरली दीपिका पादुकोण को आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एज एन एक्ट्रेस। मुझे उसकी एक्टिंग जमती ही नहीं थी, स्पेशली हर क्रिंज आफ्टर सीइंग हर क्रिंज वर्दी परफॉर्मेंस इन चेन्नई एक्सप्रेस। आई यूज्ड टू हेट हर एज एन एक्ट्रेस एंड इन हैप्पी न्यू ईयर आल्सो। लेकिन छपाक के बाद
माय इंक्लिनेशन, माय ओरिएंटेशन, माय परसेप्शन अबाउट दीपिका चेंज्ड कंप्लीटली। उसमें बंदी में पोटेंशियल है जो उसने उस फिल्म में दिखाया, एंड शी नेल्ड इट कंप्लीटली। बिल्कुल बिल्कुल। तो सो एक आगे बढ़ते हैं। इसमें एक इसमें मेरी एंट्री रह गई है, वो कवर कर लूं? कर लो कर लो। हाँ, तो ये फिल्म भी अगेन बहुत ही संजीदा टॉपिक पे बनी है, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा लाइट रखा गया था। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म शिकारा की, जो कि हम्म। बहुत समय के बाद विधु विनोद चोपड़ा ने बनाई थी ये फिल्म। हाँ। और हम्म। जो 1990 में हुआ था, कश्मीरी पंडित्स को जो भगाया गया था और उनको उनके साथ एक एक तरह से मतलब बहुत तरह का डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, काफी कुछ हुआ था। इस पे भी बहुत कम फिल्में बनी हैं जो कि स्पेसिफिकली कश्मीरी पंडित के, कश्मीर पे बहुत सारी फिल्म बनी है, मिशन हम्म। कश्मीर बनी है और बहुत सारी अलग बनी है, लेकिन कश्मीरी पंडित्स के इश्यू पे ये पहली फिल्म बनी है। और विधु विनोद चोपड़ा खुद कश्मीर से बिलोंग करते हैं और उनकी माँ भी ऐसे ही एक कश्मीरी पंडित थी, जो उनको आज तक वो कश्मीर वापस नहीं जा पाई हैं। उन्होंने हम्म। विधु विधु ने ये कहा भी था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो यस अब यस। कहीं ना कहीं अपने मदर की स्टोरी से काफी अफेक्टेड थे और काफी टाइम से ये स्टोरी उनको जो है कहने का मन था। तो हालांकि इसमें पूरी की पूरी फिल्म कश्मीरी पंडित के इशू के अराउंड रिवॉल्व नहीं करती है, एक फिल्म में कपल की लव स्टोरी और उनकी पूरी जिंदगी के अराउंड रिवॉल्व करती है, लेकिन वो कश्मीरी पंडित का जो वो हुआ था वो कैसे इनको अफेक्ट करता है, कैसे इनकी जिंदगी बदली उसकी वजह से, उस चीज पे थी। और इसमें एक सीन है जब वो लोग रेफ्यूजी कैंप में रहने आ जाते हैं और वहां पे फिर ये बहुत सारे लोकल पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जो पॉलिटिकल माइलेज उठाना चाहते हैं, तो वो टमाटर से भरी एक लॉरी भेजते हैं कि अरे यार बेचारे रेफ्यूजी हम्म। लोग बेघर हो गए तो इनको थोड़ी मदद हम्म। करेंगे और उनका हम कैमरा में फोटो खिंचवा के एक अच्छा हम्म। माइलेज मिलेगा। लेकिन ये बेचारे लोग एकदम से बेघर हो गए, इनको टमाटर मिलते हैं तो इतने भूखे होते हैं कि टमाटर लेने के लिए टूट पड़ते हैं। तो विधु ने इसके लिए एक्चुअल रेफ्यूजी को लेके आया था और उनके हम्म। साथ में ये सीन शूट किया था। कोई भी जूनियर एक्टर नहीं था, बिकॉज उसने कहा कि वो तड़प एक जूनियर वो आर्टिस्ट नहीं ला इमोशन सकता, वो नहीं ला इमोशन। सकता। और वो सीन इतना मूविंग है फिल्म में, अगर आप देखोगे तो आपको वो एक सीन देख के समझ में आ जाएगा कि लोग किस चीज से गुजरे होंगे, जो कश्मीरी पंडित के साथ जो हुआ है वो किस चीज से गुजरे एग्जैक्ट। होंगे, उसकी एक झलक आपको देखने को मिलेगी। हम्म। तो बहुत ही रोमांटिक नोट पे बनाई, बट स्टिल वेरी वेरी टचिंग मूवी ऑन अ वेरी वेरी सीरियस टॉपिक। एंड यू नो अगेन इसको लेके भी काफी सारी कंट्रोवर्सी हो गई थी, काफी सारे लोगों ने विधु की क्रिटिसिज्म की कि ये क्या दिखा दिया, बट ठीक है यार, वो फिल्म मेकर है, वो जो दिखाना चाह रहे हैं उन्होंने दिखाया है and उन्होंने इस चीज की कोशिश की है। नो, आई वुड लाइक टू क्लियर द एयर हियर। मैंने अपने रिव्यू में भी ये चीज क्लियर की थी। विधु विनोद हम्म चोपड़ा का शुरू से इस फिल्म को बनाने का इंटेंशन बहुत ही क्लियर था। हम्म उनका इशू कश्मीरी पंडितों को बेस लेकर एक कपल की जीवन की कहानी दिखानी थी। इट्स अ लव बिल्कुल। स्टोरी। इट्स नॉट अ स्टोरी बेस्ड ऑन कश्मीर राइट्स और ऑन कश्मीरी हम्म पंडित इशू। आपको हम्म कश्मीरी पंडित का इशू डिटेल में देखना है तो एक शीन नाम की मूवी आई थी राज बब्बर साहब की। राज बब्बर हम्म थे उसमें, अनूप सोनी थे। आप वो मूवी देखिए। उसमें यही बिल्कुल। दिखा है कि किस तरह से सिचुएशंस पैदा हुई, मिलिटेंट्स वहां पे खड़े हुए, वो लोग ने किस तरह से प्रोटेस्ट किया, औरतों का बच्चियों का रेप किया। वो सारी चीजें उसमें डिटेल में दिखाई गई हैं। यहाँ पर द फोकस वाज ऑन द कपल। अब जो एक मैं ये वीडियो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तभी कश्मीरी पंडितों ने मल्टीप्लेक्स में एक ऑडिटोरियम में रखा गया था कॉन्फ्रेंस। विदु जी वहां पे खुद खड़े थे और एक लेडी खड़ी हुई हु हरसेल्फ वाज अ कश्मीर हु इज अ कश्मीरी पंडित। वो बहुत भड़क गई इनके ऊपर कि आपने क्या दिखाया, वी वर रेप्ड एंड वी वर दिस एंड दैट। बहुत उन्होंने इमोशनल हम्म टर्मोइल में बहुत कुछ बोल दिया विदु को। विदु ने बहुत क्लियर कट कहा कि ये फिल्म मेरी एक लव स्टोरी है। कश्मीरी पंडित के इशू को मैं एड्रेस नहीं करना चाहता इस पे। बहुत हम्म सारी चीजें बहुत हुई। और एक सीन आपने देखा होगा इस फिल्म में, जब सारे लोग जब बस लेके निकल जाते हैं बाहर एक जगह पे, वो लोग रात को रुकते हैं, तो जो बिछड़े हुए लोग मिल जाते हैं अचानक से, वो बोलते हैं, उसमें एक जन बोलता है कि मेरी बेटी को उठा के ले गए, उसका रेप कर दिया, ये कर दिया। सो इशू टच किया है, बता है। बस इस झलक कपल के दिखाई साथ है। कुछ नहीं हुआ। कपल के साथ कुछ नहीं हुआ तो वो कैसे बता सकते हैं? जबरदस्ती अब यार आपको इसके सेंसेशनलाइज करने के लिए क्या आपको जो एक्ट्रेस है उसका रेप करवाना जरूरी था?
बिकॉज अगर वो घर से बाहर नहीं निकलते, जब रात को उनके घर पे अटैक हो जाता है तो उनके ही कुछ मुस्लिम दोस्त इनको बाहर निकालने के लिए आते हैं, अगर वो तभी बाहर नहीं निकलते तो शायद जो एक्ट्रेस थी उसमें उसका भी रेप होता। हम्म, तो वो चीज उन्होंने अवॉइड की एंड दे हैव रन बैक, वो लोग वहां से निकल चुके हैं। अब हम्म, मेन इशू फिल्म का ये था कि भैया आपने सब जान लिया, न्यूज़पेपर में पढ़ लिया 1990s में हुआ क्या था, लेकिन ये लोग के साथ आज 2020 में क्या हो रहा है वो दिखाना वही इस फिल्म का ज्यादा बड़ा इशू था। कि वो वही स्टार्टिंग से वो जो शिवधर के कैरेक्टर में है, वो स्टार्टिंग से लेटर्स लिखे जा रहे हैं गवर्नमेंट को कि भाई हमारी सूद लो सूद लो सूद लो, हम लोग यहाँ पे 8 बाय 8 के कमरे में रह रहे हैं, ऐसे ऐसे रह रहे हैं, हमारी कोई सूद नहीं रहा, हमको सब भुला चुके हैं। और वो एक बहुत ही आइकॉनिक सीन है जहाँ पे 30 साल बाद ये लोग अपने घर पे जाते हैं मिलिट्री के हेल्प के साथ, और वो देखते हैं पूरा घर चेंज हो गया है, पूरा हर जगह ग्रीन ग्रीन कलर हो गया है, एक मुस्लिम आदमी ने, उनके ही पहचान वाले आदमी ने ये पूरे घर पे कब्जा कर लिया। द वे द एंटायर सीन इज एक्सट्रीमली इमोशनल। और फिर वो वेरी जाके इमोशनल। बोलती है हम यहाँ पे जरूर आएंगे। वो जाते जाते उसको बोलती है घर से निकलते हुए कि हम आएंगे, हम हमारा शिकारा हमारा घर यहीं पर बसाएंगे, और यहाँ यहीं से हमारी अर्थी जाएगी। वो डायलॉग वैसा है कुछ कि यहीं से हम बनेंगे, यहीं यहीं से से हमारी जाएगी, यस। अर्थी जाएगी। और लास्ट में जाके भाई वही होता है कि वो अपने एंसिस्ट्रल होम में आ जाता है अपनी वाइफ की अर्थी लेकर, अपनी वाइफ की अस्थियां लेकर। उसकी वाइफ मर जाती है और उसका एक ही सपना रहता है, उसको ताजमहल दिखा दूं। 30 साल की हम्म, जद्दोजहद में जहाँ पे उनका काम बंद हो गया, उनको अपने ही घर से खदेड़ दिया गया, उस जद्दोजहद में वो बेचारा मेहनत करके पैसे जुगाड़ करके वो कोशिश करता है कि अपनी वाइफ के आखिरी दिन पे उसको ताजमहल तो मैं एटलीस्ट दिखा दूं। इतनी ब्यूटीफुल लव स्टोरी, इतनी हम्म, बेहतरीन निर्देशन के साथ बनी, इतने साल बाद विधु जी ने हाथ में अपने निर्देशन की कमान संभाली, और अनफॉर्चुनेटली लोगों ने इसको मिसकंसीव किया, मिस परसीव किया, उनको बस कश्मीरी पंडित दिखाई दिया, बाकी सारी चीजें साइडलाइन हो गई। और जिसमें ही कश्मीरी पंडित का इशू इस मूवी में साइडलाइन था, दे वांटेड टू शोकेस द लव स्टोरी, द बॉन्डिंग हम्म, बिटवीन द लीड एक्टर्स। कि भैया हम्म, इतने टेस्टिंग टाइम में भी, घर से खदेड़े जाने के बाद भी, उसके 30 साल बाद भी ये लोग का प्यार वैसा ही वैसा जवान है, एक दूसरे के लिए पैशन वैसा ही कि ये लोग अभी भी मरते दम तक एक दूसरे के लिए जीना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, इतने सारे चैलेंजेस बिल्कुल। लाइफ में देखने के बाद भी। तो ये जो मैसेज कन्वे करना चाहते थे वो लोगों तक पहुंचा ही नहीं, इसके बारे में गलत धारणाएं बनने लग गई, गलत रिव्यूज जाने लग गए, जिस वजह से इस फिल्म का भट्टा बैठ गया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन फिल्म बेहद बेहद एंगेजिंग थी, बहुत ही इमोशनल थी और बहुत ही बढ़िया बनी थी ये फिल्म शिकारा। हम्म, I like that movie a lot. So next ऐसी ही एक मूवी है जो काफी सालों से अटकी हुई थी, फिल्म बन के रेडी थी, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में जाके नाम ऑलरेडी कमा चुकी थी और अवार्ड्स ऑलरेडी जीत चुकी थी। यहाँ हम्म, पे उसको वही प्रॉब्लम, डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिल रहे थे, एग्जीबिटर्स नहीं मिल रहे, जिसमें कि इस फिल्म के लीड एक्टर थे मनोज बाजपेयी, इस फिल्म के हम्म, प्रोड्यूसर भी थे वो, फिर भी उनको कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्रॉपरली, कोई भी एग्जीक्यूटिव नहीं मिल पाया। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म भोसले की। भोसले काफी टाइम से काफी टाइम से इस फिल्म का वेट हो रहा था। काफी टाइम से 2017 से शायद ये बन के पड़ी थी, 2017 के यस। कांस में इसको रिकॉग्निशन मिला था शायद, इट वाज द ओपनिंग फिल्म देयर, ओपनिंग फिल्म थी, इतना रिस्पेक्ट हम्म, मिला, पूरा फेस्टिवल हम्म, ही इसके थ्रू ओपन हुआ। और 3 साल तक ये फिल्म अटकी रही, फाइनली जाके सोनी लिव ने डिसीजन लिया इसको खरीदने का, और मनोज बाजपेयी जी ने भी अपना पैसा फ्री किया उस फिल्म को उस पर बेच के, एंड इट वाज अ प्योर जेम, अ प्योर मास्टरपीस। लोगों ने कंप्लेन की फिल्म बहुत स्लो है, नहीं जमेगी, बहुत सिलेक्टिव ऑडियंस के लिए, दिस एंड दैट। मुझे फिल्म कहीं से भी स्लो नहीं लगी, फिल्म एकदम एप्ट थी, एक ऐसा कांस्टेबल जिसकी जिंदगी में कोई नहीं है, उसने जिंदगी में हम्म, कोई शादी नहीं की, कोई अफेयर नहीं किया, उसका कोई बच्चा वच्चा कोई कुछ नहीं है, शांति से अपनी जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन वो जिसको इतना स्नेह से प्यार करता है, अपने पड़ोसी हम्म, को, उसकी हम्म, रिस्पेक्ट करता है, अगर उसका ही कोई रेप कर दे तो वो हम्म, आदमी चुप नहीं बैठ सकता। और यही हम्म, भोसले में दिखाया है कि एक 80 साल का बुढ़ा भी अगर चाहे, अगर उसको वो इनजस्टिस देख ले और वो भोसले जैसा एक नेक दिल का इंसान हो, तो वो ये चीज नहीं झेल सकता, नहीं बर्दाश्त कर सकता। और यही चीज इस फिल्म में दिखाई गई है। आखिर हम्म, वाला जो सीन है जब वो टॉयलेट में जाके उसको मार देता है, दैट्स सिंपली आउटस्टैंडिंग, सिंपली आउटस्टैंडिंग। सो फिल्म बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत टच की, इसका कंटेंट बहुत ही बेहतरीन था, और बहुत ही छोटे बजट की फिल्म थी, मनोज जी ने खुद ही इसको प्रोड्यूस किया था। और अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म 3 साल तक अटकी रही, लेकिन फाइनली जब ये आई, इट्स अ हम्म, प्योर मास्टरपीस, अ प्योर जेम। अगर किसी ने बिल्कुल। अभी भी नहीं देखी है
सो दे हैव रियली मिस्ड अ जेम। सोनी लिव पर ये मूवी अवेलेबल है, आप वहां पे इसको देख सकते हैं। सो भोसले के बाद एक ऐसी फिल्म जिसका मुझे कुछ आता पता ही नहीं था, इसको हम्म। देखने के बाद मुझे कुछ आता पता नहीं लगा, क्योंकि ये फिल्म टेक्निकली तोड़ तोड़ के जबरदस्ती एक वेब सीरीज के मॉड्यूल में बनाई गई। हाँ। इट वाज अ फिल्म, फिल्म की तरह भी इसको रिलीज किया, इसको वेब सीरीज की तरह भी एपिसोड्स में बांट के रिलीज किया। क्यों किया, क्या इसके पीछे थॉट प्रोसेस था, मुझे नहीं पता। बराबर किया, ऐसा नहीं कि कोई चीज बीच में से उठाए काट दी और फिर आप नेक्स्ट में रिकैप देख के और वैसा करो, वैसा नहीं था। हम्म। द फ्लो वाज वेरी गुड, द नरेशन वाज लॉजिकल एंड द हम्म। डायरेक्शन वाज सिंपली आउटस्टैंडिंग। मैं बात कर रहा हम्म। हूँ Z5 की ओरिजिनल वेब सीरीज का मूवी तैश का। डैश। ये विजय फिल्म नामग्याल। बेजॉय नाम्बियर, बेजॉय नाम्बियर हम जानते हैं बॉलीवुड के कुछ स्टाइलिश डायरेक्टर्स हैं, जैसे बेजॉय हम्म। नाम्बियर हैं, संजय गुप्ता हैं। इनकी फिल्में अलग ही दिखती हैं, इनका जो नरेशन एकदम। स्टाइल है कुछ ना कुछ अपना मिडास टच डालते हैं। संजय लीला भंसाली हैं, ये लोग स्टाइलिश हैं, ये हम्म। लोग को एक नॉर्मल सी प्रोसीडिंग को भी कुछ अलग से दिखा के अपनी छाप छोड़ जाते हैं। तो बेजॉय नाम्बियर ने ये फिल्म बनाई तैश, जिसमें हर्षवर्धन राणे जैसे जेम ऑफ एक्टर निकल कर आए, हम्म। जिसमें जिम शार्प ने फिर से झंडे गाड़ दिए अपने परफॉर्मेंस में। और द मोस्ट शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग एलिमेंट ऑफ दैश इज पुलकित सम्राट ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी। ये एक्टर को मैंने 1000 बार अपने रिव्यूज में, इसकी जो भी मूवी आती मैं बोलते बोलते थक गया, तू सलमान भाई का सस्ता वर्जन बनना बंद कर, उनको इमिटेट हम्म। करना, कॉपी करना बंद कर। और इसने तैश में लिटरली अपना एक्टिंग के चॉप्स दिखाए और मुझे बेहद इम्प्रेस किया। और हम्म। तैश जैसी मूवी जो 80% से ज्यादा पंजाबी डायलॉग्स में है, हम्म। रियलिस्टिक, उसको रियलिस्टिक लुक एंड फील देने के लिए यूके बेस्ड सरदार और पंजाबियों की फैमिली बताई है। तो वो चीज दिखाने के लिए जो 80% पंजाबी में डायलॉग्स हैं, लेकिन जिस तरह का नरेशन है और जिस तरह का जो डायरेक्शन है, मेरे जहन में आज भी वो सीन चलता है जब हर्षवर्धन राणे के अंदर वो अटैक करवाता है पुलकित सम्राट जेल के अंदर ही, हम्म। और अटैक मिस आउट हो जाता है, वो बच हम्म। जाता है। और सिर्फ बताने के लिए कि मैं तेरे सामने जिंदा हूं, तेरा अटैक मेरे ऊपर विफल रहा, वो जबरदस्ती जाता है उसको लॉबी में मिलने के लिए, पुलकित हम्म। सम्राट को। जिस तरह से वो जाता है, जो अलार्म चलता है और जिस तरह का लाइट, रेड लाइट बंद ऑफ होती है और ये बैठा रहता है वहां पे, वो सीन आउटस्टैंडिंग। और फिर जब हर्षवर्धन राणे निकलता है पीछे से, उसके कैमरा उसको फॉलो करता है, आउटस्टैंडिंग। मतलब बॉलीवुड में आज तक ऐसा सीन मैंने नहीं देखा, इतनी बेहतरीन वे बहुत। में शॉट किया। और ये बेजॉय नाम्बियर का ही विजन था कि वो एक इतनी अच्छी मूवी हमारे सामने ला पाए। साथ ही में जो भी एक्ट्रेसेस थी उस फिल्म में, बहुत अच्छा काम सभी का था। सो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सी मूवी थी, मुझे कोई इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी इस फिल्म से, मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी कोई फिल्म आएगी क्या है। लेकिन जब इसको देखी, इसके रिव्यूज देखे, मतलब यार सही में कमाल कर गए लोग। सो हम्म। Dash on Z5 is also a part of our special mentions list. अब जहां मनोज बाजपेयी जैसे वेटरन एक्टर हम्म। प्रोड्यूसर की कुर्सी संभाले, इस बार प्रोड्यूसर का बोलते ना बैंक बैलेंस और अकाउंट उन्होंने संभाला इस बार। 2020 में एक और वेटरन एक्टर को हमने प्रोड्यूसर के रूप में देखा, परेश रावल जी को। परेश रावल जी ने सोनी लिव के लिए वेलकम होम नाम की मूवी प्रोड्यूस की, जिसमें जो एक्ट्रेस थी, शी वाज द सेम एक्ट्रेस हु प्लेड द रोल ऑफ द्रौपदी इन धर्मक्षेत्र। हम्म। नेटफ्लिक्स हम्म। एपिक पर ये सीरीज आती थी, इट वाज आल्सो अ मास्टरपीस सीरीज। और ये वेलकम होम इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग मूवी है, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, और पूरे हम्म। टाइम मुझे अपनी सीट्स पर बांधे रखी, आई वाज हुक टू दी सीट एंड ग्लूड टू द स्क्रीन। सो ये हम्म। इतनी हिला देने वाली फिल्म थी। खैर ऐसा नहीं है कि ऐसा कंटेंट और इतना वायलेंस हमने पहले नहीं देखा है, बट तो भी बहुत ही ब्रूटल वे में इसका एग्जीक्यूशन हुआ था। और इसमें एक बहुत ही उम्दा एक्टर निकल कर हमारे सामने आए, बोलोराम दास, जो हम्म। जनरल साइड एक्टर के रोल में रहते हैं, इसमें वो मेन जो नौकर है इस घर में, जिस जो इज हम्म। ऑलवेज हॉर्नी, उसको सेक्स की बहुत ज्यादा भूख है, और वो मिटाने के लिए, उसको क्वेंच करने के लिए वो सोचते रहता है, दिमाग लगाते रहते हैं क्या करना है क्या नहीं। सो ये जो रोल था बहुत ही डेविलिश था,
और बहुत ही अच्छे वे में उसने एग्जीक्यूट किया। जो भी एक्ट्रेसेस थी बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। सो ये बहुत ही हटके फिल्म थी। मैं ये नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग कंटेंट था या बहुत ज्यादा बोलते हैं ना माइंड बॉगलिंग सिनेमा था, ऐसा नहीं था। लेकिन तो भी इट वाज अ डिसेंट पीस ऑफ वर्क। और परेश रावल जी ने एक ऐसा प्रोजेक्ट बैक किया दैट वाज आल्सो वेरी सरप्राइजिंग कि पहली बार वो लेकर आए, वो भी साइकोलॉजिकल कम क्राइम थ्रिलर लेकर आए। सो दैट आल्सो अ गुड थिंग टू गुड थिंग इन नहीं वो 2022 आई वुड से। अ, उसमें क्या होता है ना कि कई बार दबी हुई कुछ इच्छाएं रहती हैं कि यार ऐसा कुछ कंटेंट पे काम करना है, तो उनको ऐसी कहानी मिली होगी, उन्होंने कहा कि चलो इसको कई बैक बार ऐसा करते हैं। होता है कि कोई अभी परेश रावल जी वेटरन है इतने डेकेड से इस इंडस्ट्री में, हम्म। कई सारे दोस्त होते हैं आजू बाजू, कहीं ना कहीं किसकी स्क्रिप्ट सुनते रहते हैं नहीं सुनते रहते, तो कोई पसंद आ गई होगी कि भाई चल इसमें मैं पसंद आ पैसा गई। लगा। ज्यादा खर्चा था नहीं, पूरी पूरी वही। पूरी मूवी एक ही बंगले पे रिस्ट्रिक्टेड है। सो हाँ। तो ज्यादा खर्चा था नहीं, जो भी एक्ट्रेस की फीस थी वो वगैरह था। तो अच्छा बनाया, अच्छा कंटेंट था एंड इट वाज इम्प्रेसिव नो डाउट। बहुत कुछ हम्म। आउटस्टैंडिंग नहीं था बट यस इट वाज प्रीटी गुड, प्रीटी इम्प्रेसिव। एक छाप प्रिटी गुड। छोड़ने में सफल रही है फिल्म। बिल्कुल। सोनी लिव पर है, वेलकम होम। अब जो नेक्स्ट नाम मैं ले रहा हूँ, बहुत सारे लोग इस पे ऑब्जेक्ट करेंगे। इस फिल्म का पहले से ही बहुत बवाल चालू, इसके टाइटल को लेकर भी बवाल चालू था। ये फिल्म है कंचना का रीमेक, लक्ष्मी बॉम्ब, विच इज नाउ नोन एज लक्ष्मी। लक्ष्मी। सो लक्ष्मी एक स्पेशल मेंशन में इसलिए कहूंगा कि कंचना का रीमेक है तो ठीक है यार, आप टॉलीवुड का कोई रीमेक बनाते हो ना तो टॉलीवुड जैसी मूवी कोई बनती है। एंड टॉलीवुड एकदम कोई माइंड बॉगलिंग सिनेमा, उनके पास कॉन्सेप्ट्स और बोलते हैं ना विजन होता है, लेकिन ऐसा कोई माइंड बॉगलिंग सिनेमा बहुत ही कम बनाते हैं। आई एम हम्म। नॉट टॉकिंग अबाउट जल्लीकट्टू। और मैं जो सी यू सून जैसी फिल्म में नहीं गिर रहा हूँ, आजकल बहुत कंटेंट अच्छा वहां पे भी बन रहा है। लेकिन जो बोलते हैं ना कि आपने वही का वही चीज उठा लोगे ना, आप जब जब हिंदी में डब करोगे तो हम लोग ऐसी फिल्में बहुत देखते हैं। सूर्य पे मंगल, और ये बोलते हैं ना सूरज जलता नहीं जलाता है, मुंबई किरण बेदी। तो ये जब डबिंग वाला खाली काम होता है और कट कॉपी पेस्ट का जो काम होता है ना, वो चीज थोड़ी खींच पैदा करती है। लेकिन लक्ष्मी में दो एक्टर्स हमें धुरंधर निकले। पहला हम्म। है शरद केलकर, हिजड़े हाँ। के रोल में छाप छोड़ने में सफल रहे। एक एक सेमी लीड रोल मिला उनको और बहुत ही अच्छा काम, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा काम वो करके निकल गए। दूसरा, अक्षय कुमार ने अपने करियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस लक्ष्मी में दी, अनडाउटेडली। कोई मुझे कुछ भी बोले इस कमेंट पर मेरे, लेकिन मैं स्पेसिफिक मेंशन उस सीन का करना चाहता हूँ जब उसके घर में मॉस्क से, मस्जिद से कुछ हम्म। बाबा लोग आके तंत्र विद्या पढ़ना शुरू करते हैं और जिस तरह का उसका कैरेक्टर में ट्रांजिशन आता है, लक्ष्मी बनता है फिर ये बनता है, वो हम्म। पूरा जो सीक्वेंस है जो दिखाता है वो स्क्रीन पर कि तेरी फैमिली ऐसी है वैसा है। सो वो पूरा सीक्वेंस इज सिंपली आउटस्टैंडिंग और अक्षय ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ ही हैज नेल्ड इट परफेक्टली। और लास्ट में जो बम बम भोले और वो जो गाना बजता है, जिस तरह का पिक्चराइजेशन है, सो देयर आर मेनी थिंग्स, मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ दिस मूवी व्हिच आर प्रेज वर्दी। लोगों ने बस हम्म। सीधी तरह से डिटेस्ट कर दिया इसको क्योंकि लक्ष्मी बॉम्ब नाम था और हिंदू रिलीजन के अगेंस्ट आप बोल रहे हो, हिजड़ों का आप मजाक उड़ा रहे हो। तो ये चीजें जो गलत धारणा इसके बारे में फैलाई गई, लक्ष्मी कुछ हद तक इसको जस्टिफाई कर गई, कुछ हद तक डिजर्व कर गई। लेकिन इट वॉज नॉट अ बैड फिल्म, आई वुड नॉट से दैट इट वॉज वेरी गुड और आउटस्टैंडिंग, बिकॉज हिजड़े के रोल में हमने परेश रावल जी जैसे वेटरन एक्टर को तमन्ना में देखा है। हम्म। हमने हमने एक सेमी हिजड़े के रोल में आशुतोष राणा जी को देखा है संघर्ष में। सो ये ऐसे एक्टर्स, इतने वेटरन एक्टर्स ने ये कैरेक्टर्स, एक ट्रांसजेंडर का रोल स्क्रीन पर ऑलरेडी पोर्ट्रे कर दिया है, उसमें अब हम्म। अक्षय कुमार ने हाथ मारा और उसने निराश नहीं किया। ही हैज डन अ वेरी फाइन जॉब। फॉर एक्स वाई जेड रीजन, फॉर मेनी अदर प्री नोशंस, प्री कंसीव्ड नोशंस, ये फिल्म नहीं चल पाई, इसको डिटेस्ट किया गया और फिर क्या करे हम्म। अभी इसका। लेकिन अभी जो है वो है। सो द फिल्म इज नॉट दैट बैड जितना इसके बारे में बोला जा रहा है। आई वुड स्टिल रिकमेंडेड, एक बार देखने लायक तो ये फिल्म देखने जैसी है ही, इतना भी खराब कंटेंट नहीं है जो लक्ष्मी बॉम्ब के बारे में बोला जाता है, कहा जाता है। सो दैट इज द रीजन इट कम्स इन माय स्पेशल मेंशन लिस्ट। और लक्ष्मी बॉम्ब के बाद अगला नाम है एक ऐसे एक्टर का जो, चाहे वो स्क्रीन के सामने हो स्क्रीन के पीछे हो, वो आदमी हमेशा हमें इम्प्रेस करता है। उसका नाम है शारिब हाशमी। शारिब हाशमी की ही लिखी मूवी दरबान। खैर, हम्म। शारिब ने
मैं पूरी तरह से नहीं कहूंगा, शारिब ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है, स्टोरी इसकी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है। हाँ। सो उनके ही उपन्यास पर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस लेकर दरबान मूवी हम्म, बनाई गई, जो Z5 पर अभी अवेलेबल है। सो वो फिल्म में भी शरद केलकर थे, शारिब हाशमी थी। बहुत ही अच्छी मूवी बनाई थी ये, बहुत टच और स्टोरी। सभी की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया थी। हट के फिल्म थी और बहुत ही पारिवारिक टाइप की फिल्म थी, और हम्म। बहुत ज्यादा इमोशनली कंटेंट इसका बहुत हाई था। तो ये फिल्म मुझे बहुत पसंद आई, दरबान। और साथ ही साथ एक अजीब ही एंट्री आई, कमिंग फ्रॉम धर्मा प्रोडक्शंस। धर्मा हम्म। प्रोडक्शंस के ऊपर बहुत ज्यादा आजकल सब लोग उसकी लेने में लगे हुए हैं, धर्मा की, बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म एंड दिस एंड दैट। और अभी वो जुग जुग जियो को भी अभी से प्रोटेस्ट करना चालू किया, अभी तो फिल्म अनाउंस हुई, उसकी शूटिंग चालू हुई है, तो अभी से उसको हाँ। प्रोटेस्ट करना लोगों ने चालू कर दिया है। लेकिन धर्मा ने भी गलतियां की हैं, और कलंक जैसी मूवी बनाई, और भी कुछ लोगों ने मीडियोकर कंटेंट बीच में लाया, जिस वजह से स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 और ये सारी घटिया फिल्में उन्होंने बनाई। इस वजह से इस ब्रांड की, इस प्रोडक्शन हाउस की इज्जत काफी कम हुई मार्केट में। लेकिन नेटफ्लिक्स पर इन्होंने एक ऐसी वेब सीरीज ला दी जो हम्म। काफी ज्यादा यूनिक थी, जिसने वापस से हमें राम से और राम गोपाल वर्मा के हॉरर ट्रीटमेंट की याद दिला दी। ये हम्म। सीरीज का नाम था बेताल, हम्म। जिसमें विनीत कुमार सिंह और आना कुमरा प्रोमिनेंट रोल्स हम्म। में थे। और बहुत अजीब वेब सीरीज है ये, मतलब, और हाँ। मतलब कई सारी चीज में तो आना कुमरा की तो शक्ल देख के आपको उल्टी आ जाएगी, इतनी इतनी घिन आएगी। तो उसको पूरा वो जो स्कार्स दिए हैं फेस पे, बहुत ही हम्म, गंदे दिखते हैं। लेकिन द फिल्म इज वेरी एंगेजिंग सीरीज है, और बहुत अच्छी लगी मुझे ये। बहुत लोग इसमें शायद मेरे को अगेंस्ट बोलेंगे, लेकिन मेरे को जो टाइप का कंटेंट पसंद आता है, वो कंटेंट इस सीरीज ने मुझे दिया। टेक्निकली भी ये फिल्म, ये सीरीज बहुत अच्छी थी। इसका साउंड, इसका पूरा प्रोडक्शन डिजाइन, इसका जो मेकअप था हर एक कैरेक्टर का, बहुत जबरदस्त था। तो और जो तरह की एक्टिंग विनीत कुमार सिंह ने की, जो आना कुमरा ने की, ये जरूर देखने लायक वेब सीरीज है। अगर आपने अभी भी नहीं देखी, किसी ने भी, जो हमारे व्यूअर ने बेताल नहीं देखी है, और इसकी IMDb रेटिंग में मत जाना, इट्स अ प्रीटी डिसेंट वॉच। हट के कॉन्सेप्ट था, और हॉरर में तो अभी भैया सेमी फिक्शनल चीजें तो हो ही जाती हैं, बिकॉज जब तक आपने भूत देखा है आप मानोगे, जब तक आपने नहीं देखा है आप नहीं मानोगे। तो सबकी बिल्कुल। बिलीफ सिस्टम पर ड्राइव होती है ये चीजें। लेकिन यही हम्म, चीज इसमें दिखाई गई, और बेताल में कुछ भी ऐसा तांत्रिक बाबा फलाना ढिमकाना आपको देखने नहीं मिलेगा। बहुत ही, बोलता हूँ, इसके जो भूत भी थे काफी ज्यादा मॉडर्न थे। ब्रिटिशर्स इनको भूत बताए हैं, अच्छे कपड़े वपड़े में आते थे, ठीक है, शक्ल उनकी सड़ गई थी, लेकिन कपड़े वपड़े मस्त पहनते थे वो। तो जो नहीं, भूत थे करण बाड़ा, करण जौहर के भूत है ना, तो स्टाइलिश तो होंगे ही। और स्टाइलिश तो होंगे, अमीर भूत होंगे वो। उनके भूत झोपड़पट्टी वगैरह में नहीं जाएंगे, पुराने बंगले में नहीं जाएंगे, वो अबैंडन पड़े हुए अबैंडन। किसी फार्म हाउस पे जाएंगे, फार्म हाउस पे। दिल हाँ। चिल, चिल बिल्कुल। देयर। सो कॉकटेल वाले वो भूत। सो सो वो चीज इसमें थी, और हम्म, काफी डिसेंट कंटेंट था धर्मा का ये, अपार्ट फ्रॉम गुंजन सक्सेना। और अच्छा अच्छा कंटेंट था ये, तो आई लाइक दिस वेब सीरीज। अगर किसी ने नहीं देखी है, फॉर एक्स वाई जेड रीजन, जो भी उनके प्री कंसीव नोशंस होंगे, जो भी धारणाएं होंगी, उनको हटाओ। बट अच्छी फिल्म है, अच्छी सीरीज है, देखने लायक तो है ही। और अब इसी हॉरर की कड़ी में एक ऐसा नाम आता है, ये फिल्म भी ऑलमोस्ट शायद लॉकडाउन के आसपास ही आई थी। इसमें मेरे ऑल टाइम फेवरेट एक्टर राजीव खंडेलवाल हैं। हम्म, ये भी हॉरर जॉनर की फिल्म थी, एंड इट वाज अ मास्टरपीस। इस हम्म। फिल्म का नाम अतीत। अतीत बहुत अच्छी फिल्म थी। इ- इसमें राजीव खंडेलवाल थे, प्रिया मणि थी, संजय सूरी थे। बहुत बढ़िया फिल्म थी, Z5 पर आई थी, और इतने ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, प्लस हॉरर था। हॉरर भी ऐसा हम्म, नहीं कि भी देख के हम आ गया भूत, थोड़ा डर गए, और फिर वो भूत अपनी बस क्रियाएं कर रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है, और वो जो भी चीज चल रही है वैसा नहीं हॉरर था हम्म, इसमें। लिटरली रोंगटे खड़े करने वाला, जंप स्केयर्स देने वाला हॉरर था इसमें। हम्म, जो राजीव खंडेलवाल का कैरेक्टर था, जो टोटली इनप्रेडिक्टेबल था थ्रू आउट द रन टाइम ऑफ द मूवी, वो हम्म, जरूर देखने लायक चीज थी। बहुत अच्छी लगी मुझे ये फिल्म, इसीलिए खैर ये फिल्म को इतना ज्यादा फुटेज नहीं मिला, ज्यादा इसके हम्म। बारे में चर्चा नहीं होती है, कोई टॉप 20 टॉप 30 में इसको नहीं गिना जाता। सो बट स्टिल इट डिजर्व्स अ स्पेशल मेंशन, और इसीलिए ये मूवी आज मेरे इस लिस्ट में आई है। सो ये जो हमारी लिस्ट थी,
दिस वाज कंप्लीटली क्यूरेटेड बेस्ड ऑन, हम ये नहीं बोल रहे कि मतलब ये ऐसी थी कि इन फिल्मों से हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, इन सीरीज से बिल्कुल। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, हमको पता भी नहीं था ऐसा कुछ कंटेंट बन रहा है या आने वाला है। सो वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, और इन लोगों ने हमें इम्प्रेस किया। हम्म। सो ये हमारा था लास्ट फीचर फॉर 2020। इस फीचर के साथ हम उस साल को विदाई देना चाहते हैं। हम बस बोलना चाहते हैं कि बस भाई बहुत हो गया, हम बहुत घर में बैठ लिए, बहुत सारा कंटेंट देख लिया। अब वैक्सीन आए, 2020 निकल गया, पूरी मेमोरी से डिलीट हो गया, बस खाली इसकी मूवीज और वेब सीरीज याद रहेंगी बस। बाकी बिल्कुल। जिंदगी में 2020 में ना गोवा गए, ना कुछ किया, कुछ भी नहीं किया। तो घर में बैठे बेचारों की बहुत बहुत लोगों की हालतें खराब हुई हैं इसमें। लोगों के जॉब गए हैं, माइग्रेंट वर्कर्स की हालत खराब हुई है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी नेगेटिविटी फैली है। और इसमें हमारे सिनेमा इंडस्ट्री का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि एटलीस्ट जो फिल्में बन के, जो वेब सीरीज बन के तैयार थी, उन्होंने पूरे साल हमें मनोरंजन हमें प्रोवाइड किया अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। और इसी के साथ हम इस फीचर को और इस साल को अलविदा कहना चाहते हैं, थैंक यू और गुड बाय कहना चाहते हैं। अब बिल्कुल। हमारी नजर टिकी है 2021 पर। 2021 में अब शूटिंग शुरू हो गई हैं। 2021 में फिल्म इंडस्ट्री को, फिल्म मेकर्स को ये बात समझ में आ गई है कि आज हमारे पास जो सबसे बड़ा थ्रेट, जो सबसे बड़ा कंपटीशन है, वो है ओटीटी। अब बहुत सारे लोगों के पास इसका पेड सब्सक्रिप्शन है, लोग आदी हो गए हैं इसको लेकर। अब लोगों को बिल्कुल। आलस आएगा हाँ। थिएटर में जाके टिकट लेके पिक्चर देखने का। बिल्कुल। वो आलस आपको निकालना होगा। सब कैलकुलेशन लगा देते कि कितनी अच्छी पिक्चर हो, 40 दिन बाद, 60 दिन बाद किसी न किसी ओटीटी पे आ ही जाएगी। और लोगों ने अब पूरे साल के मजबूरी में ही खरीद लिए हैं सब्सक्रिप्शन, तो उसको वसूलने तो जाएंगे ही। लोग बिल्कुल। सोचते हैं कि मैं एक टिकट पे 300 खर्चा करूं, मैं अमेजोन प्राइम को 1000 रुपया पूरे साल का दूंगा और मेरे को सारी मूवीज दिखाएगा। तो ये जो कैलकुलेशन आ गया बैक एंड पे, तो ये चीज का फिल्म मेकर्स को ध्यान रखना होगा। आपको इवेंट लाइक फिल्म बनानी होगी जो थिएटर में जाके मजा दे। हम लोग को टेनेट के लेवल तक आना होगा बॉलीवुड। हम लोग नॉर्मल रूटीन कुली नंबर वन बना के आज तक नहीं चल सकते, नहीं जी सकते, थूकेगा भी नहीं कोई हम्म। हमारे ऊपर। तो आज भी अगर ऐसा कुली नंबर वन और सड़क टू जैसा कंटेंट बन रहा है, इट्स अ शेम फॉर अस। तो ये बिल्कुल। हमको सुधारने की जरूरत है। आज ओटीटी प्लेटफॉर्म से आपके पास, आप कॉन्सेप्ट के साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए। अगर आपके साथ डिस्ट्रीब्यूटर एग्जीबिटर खड़े नहीं होते, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आपके साथ खड़े होंगे। मिल हम्म। रहा है लोग, एके वर्सेस एके जैसी फिल्में हमें और देखनी है, लूट केस जैसी हम्म। फिल्मों को हमें और ज्यादा हेविली प्रमोटेड होते हुए देखना है। बिल्कुल। सो ऐसा एक्सपेरिमेंटल सिनेमा, ऐसी छोटी बजट की फिल्म लेकिन कंटेंट में बहुत ज्यादा आगे, ऐसी फिल्में हमें चाहिए। हमें स्टार बिल्कुल। पावर, तो स्टार पावर आज खत्म हो चुका है, बिल्कुल टोटल बिल्कुल, और खत्म। देखेंगे हम इसको कैसे बढ़ती है बात आगे 2021 में। तो इसी के साथ हम 2020 को अलविदा करते हैं और इस वीडियो को भी हम समाप्त करते हैं। और सो एग्जैक्टली। तो गाइस, एज यूजुअल, स्टे फिल्मी, स्टे हेल्दी एंड स्टे राउडी। स्टे ट्यून, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी। बच के रहो, मास्क पहन के रहो, सैनिटाइजर यूज करते रहो, चिपक के मत रहो लोग से ज्यादा, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करो। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, वैक्सीन जल्दी आ जाए, सब लोग अपने नॉर्मलसी पर वापस आ जाए, फिल्म इंडस्ट्री फिर से फुल फ्लेज्ड में शुरू हो जाए। बिल्कुल और बिल्कुल। मल्टीप्लेक्स में बिल्कुल। जो बेचारे मल्टीप्लेक्स वाले इतने सालों से हमारा एंटरटेनमेंट कर रहे हैं बेचारे, वो ऑडियंस को तरस गए हैं। तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। उनके भी घर चलते हैं, हम जो टिकट खरीदते हैं उनको भी कुछ पेमेंट्स करने होते हैं, उनकी भी सैलरीज जाती हैं। तो हमें बिल्कुल। जो बिल्कुल। थिएटर में बिल्कुल। है, हार्डली इसका आपका 200-300 रुपया जाएगा, 500 रुपया मैक्सिमम जाएगा, आना जाना खाना पीना मिला के। तो ये चीज आप कोशिश कीजिए कि आपने किसी को चैरिटी ही कर दी, बट दे आर देयर टू हेल्प यू, टू सर्व यू। उन लोग का और खर्चा बढ़ गया है ये सारे सैनिटाइजेशन, मास्क वास्क का करने में। एक तो पहले से ही इनकमिंग का कुछ लेना देना नहीं, इनकम हो नहीं रही और खर्चे और बढ़ गए हैं। सो लेट्स सपोर्ट या देम ऑल्सो। थिएटर की मूवी थिएटर में जाके देखो, और ओटीटी पे तो आ ही जाएगी, तो ओटीटी पे वेब सीरीज पे देखते ही रहना। तो मूवी जो है यस। थिएटर में देर तो देखनी चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। सो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को
खत्म करते हैं, क्लोज करते हैं ऑन अ वेरी गुड नोट, ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, लुकिंग वे फॉरवर्ड टुवर्ड्स 2021। देखते हैं कंटेंट में किस तरह की क्रांति इस साल आती है, किस तरह के लर्निंग्स फिल्म मेकर्स लेते हैं अपने पिछले साल के एक्सपीरियंस के साथ। सो इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हम लोग रेगुलरली इस चैनल पर आते रहेंगे, अपने रिव्यूज अपलोड करते रहेंगे, इंडस्ट्री को हम लोग इनसाइट्स देते रहेंगे। सो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी। बाय। बाय।